पागलों की ये जब सबसे बड़ी स्टोरी है, लक्ष्य को पूरा करो, लक्ष्य को पूरा करो। अरे लक्ष्य को इतना खूबसूरत बना लो कि वह आपको अपनी तरफ खींचने लगे, आपको ना इधर दिखाई देना उधर दिखाई दे, ऐसा लगे बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर मैं कोई मजबूरी में काम कर रही हूँ या जो मुझे करना पड़ रहा है, क्या मैं उससे भी प्यार कर सकती हूँ? वेरी ट्रू। वो कहते हैं मुझे 70,000 तोड़ रहे, मैं क्या करूँ राम सर, नहीं कैसे रुकूँ? ये नहीं रुकेंगे, ये अगर तुम जिंदा हैं तो ये आएंगे। इसका मतलब है अगर ये आ रहे हैं तो तुम जिंदा हो, ताली बजाओ पहले तो। कहते क्या कह रहे हो? मैं अगला सेंटेंस सुनो। अपने बच्चों को कहने लगे भाई दुनिया बड़ी खराब है, सोच समझ के चला कर। घर वाला भी, बच्चा भी ये सोचता है ये बुढ़ा आदमी कहीं या तो कभी ठीक होगा या कभी ये निकल ले तो अच्छी बात है, तो मेरे भी गोल मार रहा है। आदमी हिल हिल कर पता रहा, एक ऐसा लगता है भाई इसके ड्रामा देखो के सुनो, और अंदर से एंग्जाइटी आती है, हाँ भाई गोल बनाऊंगा, नोट कमाऊंगा, अभी उठता हूँ और उसके बाद गिर जाता हूँ। बहुत सारे लोग शादी करते हैं आई लव यू कहकर, थोड़े दिन बाद परमिशन गारंटीड खत्म हो जाती है, फिर वो कहते हैं तलाक लेते हैं। वो पहले वाला लव कहाँ चला गया? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी कैसे हैं मच। बहुत बढ़िया। सर आपके जो पॉडकास्ट अभी मैंने अपने चैनल पे रिलीज़ किए थे, लोगों ने बहुत पसंद किया है उसे। और आपके नॉलेजेबल पॉडकास्ट, आपके इंटेलेक्चुअल लॉजिकल, ये पॉडकास्ट बहुत देखे हैं। बट जो लास्ट हमने पॉडकास्ट रिलीज़ किए थे उसमें हमारा आपका ना एक अलग पर्सनालिटी निकल के आई थी, जिसमें आप इतना हंसे हैं और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। सब ने कमेंट करके ये कहा भी है कि राम सर को इतना हंसते हुए हमने पहली बार देखा है। और मुझे भी बहुत खुशी हुई और सभी ने बहुत आपको थैंक यू भी बोला है। उस जो आपके मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स आपने बताई थी, जो कॉन्सेप्ट्स आपने बताए थे, लोगों ने बहुत पसंद किया है। और लोगों की डिमांड पे ही हम आज ये दूसरा सेकेंड एपिसोड शूट कर रहे हैं आपके साथ। और सभी ने आज जो हमने पिछले पॉडकास्ट में जो बात की थी, हमारी एक बुक के बारे में बात की थी हमने, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। तो लोगों ने उसके पार्ट 2 की डिमांड की थी और आज पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले टॉपिक्स में बात की थी जो था थॉट्स आर थिंग्स, जिसका पहला टाइटल था। उसमें आपने बताया था कि जो मैं समझी हूँ, और उसमें आपने ये बताई थी कि जो आप सोचते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है, लेकिन उस सोच के साथ आपको जीना पड़ता है। जब तक आप उसको जियोगे नहीं तब तक वो आपकी रियलिटी नहीं बनेगी। एम आई राइट? यस, वेरी ट्रू। ठीक है। दूसरा आपने बात की थी डिज़ायर की, कि डिज़ायर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, वो पॉजिटिव है अगर आप अच्छा सोच रहे हैं। जैसे कि मुझे डिज़ायर है कि मुझे लंबी गाड़ी में बैठना है, तो ये कोई गलत नहीं है। या फिर मुझे इतने लाखों पैसे कमाने, तो ये कोई गलत डिज़ायर नहीं है, राइट? जब तक आपकी डिज़ायर नहीं होगी तब तक आप उस रियलिटी पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यस। ओके, तो फिर ये मैंने बहुत अच्छा समझा है। अब आज हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइटल की, जो है कि फेथ इन योर एबिलिटी। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर आता है कि वो एबिलिटी को मैं पहचानूं कैसे। मैं नहीं पहचान पाती, या कोई भी इंसान अपनी एबिलिटी को कभी कभी नहीं पहचान पाता है। बहुत सारे लोग, चलो उनको याद भी दिला दें, दूसरे इंसान उनको याद भी दिला दे कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, लेकिन मैं उस एबिलिटी को पहचानूं कैसे और उसे बढ़ाऊं कैसे, ये मुझे आपसे सवाल करना है। कि पहले मैं उसे एबिलिटी को पहचानूं कैसे, और सेकेंड इस चीज़ कि मैं उस एबिलिटी को बढ़ाऊं कैसे। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं लोगों का कि उन्होंने हमारी पॉडकास्ट को, आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है। पिछले पॉडकास्ट में हम बहुत हंसे भी हैं और वो मेरी एक नेचर भी है। असलियत में गड़बड़ ये हो गई कि उस नेचर को कई बार लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि एजुकेशन देते देते या चीज़ों को इतना गूढ़ या डीप तक समझाते समझाते मैं उस व्यक्तित्व को कहीं पीछे छोड़ देता हूँ। जबकि मैं बचपन से ही बहुत ह्यूमरस हूँ और लोग ये जानते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को शायद इसका ज़्यादा पता नहीं है, जो ऑनलाइन है, या मेरे सब्सक्राइबर को भी नहीं पता। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, मैं बहुत ह्यूमरस हूँ और मैं किसी भी बात पर हंसा सकता हूँ। कई बार लोग मुझे ये कहते हैं कि आप एक बेस्ट कॉमेडियन का रोल भी अदा कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं कोशिश करूँगा लोगों को एंटरटेन करने की भी, आगे भी, और अपनी एजुकेशन से भी मैं इस चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने जो प्यार दिया है वो सचमुच में अनोखा है। बिल्कुल। आपने जो शुरुआत करी ना, चलिए बहुत अच्छा किया कि आपने एक ऐसी बुक को लिया जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, कि थिंक एंड ग्रो रिच। ये आपका इनिशिएटिव सचमुच में बहुत अच्छा है और इससे बहुत लोगों का फ़ायदा भी होने जा रहा है। कोई लोग इस किताब को पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो कई बार समझ भी नहीं पा रहे हैं। कई बार हमें एक बात में अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, तो हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। इस आदमी ने इसको कैसे समझा, इस आदमी ने कैसे समझा, इस आदमी ने कैसे समझा। तो मैं 34 सालों से लोगों को अब माइंडसेट को पढ़ा रहा हूँ। और अच्छी बात ये रही कि इसी किताब का जो राइटर है नेपोलियन हिल,
ठीक है ना, उसकी बुक थी इससे भी पहले ही, वो बहुत रिसर्च के बाद बनाई थी, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सक्सेस। अच्छा। तो लॉ ऑफ सक्सेस सबसे पहले मैंने 21 साल की उम्र में पढ़ी थी। और कमाल की बात ये थी, ये किताब इंडिया में तब नहीं थी। इसकी भी एक कहानी यह है कि मैं एक कंपनी में नौकरी करने गया और वहाँ पर कंपनी के मालिक ने कहा कि मेरे फ्रेंड ने यूएसए से मुझे एक किताब भेजी है, वो लेकर आया है और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और जो 3 महीने तक आगे इस पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करके टॉप करेगा कंपनी को एज ए सेल्समैन, उसे ये किताब मिलेगी। अब मैं उस कंपनी में नया नया था, मैं आज भी मुझे याद है, और मेरी उम्र 21.5 साल की रही होगी, 21 साल या 22 साल की। मैंने कहा कि सर ये किताब मैं लूँगा, तो उसने मेरी तरफ को ऐसे ही देखा और कहा कि अच्छा तुम लोगे, हाँ देंगे, मेहनत करना, क्योंकि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे थे, बढ़िया टाई लगाए बैठे थे, मुझे तो टाई बांधनी भी नहीं आती थी तब। तो मैंने कहा सर नहीं, मैं इस किताब को सचमुच में लूँगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 महीने के बाद एक छोटा सा होटल था कनॉट प्लेस में कहीं, जहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया। वहाँ पर करीब 40 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे उस कंपनी में, और मैं चुपचाप बैठा था और मैं पूरी मेहनत कर चुका था अपनी जगह पर कि भाई मैं। और जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि नंबर 3 पर ये आदमी है, इन 3 महीनों में नंबर 2 पर ये है, और नंबर 1 पर ये गिफ्ट और ये किताब जिसे दी जाएगी, वो सब शांत हो गए। मैंने कहा यार या तो मैं नंबर 1 हूँ या नहीं हूँ अब, क्योंकि नंबर 2 भी डिक्लेयर हो गया, नंबर 3 भी। एंड देन ही सेड देखिए ये राम वर्मा है, ओए बाप रे। एंड देन आई गोट दैट बुक। वाओ। और 21-21 साल की उम्र में मैंने वो किताब पढ़ ली थी, और मुझे इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती थी, पर मैंने एक चैप्टर को कई बार पढ़ा। वहीं पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपके थॉट ही आपकी रियलिटी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में एक मैजिक की तरह हुई है। मैं हमेशा मेहनत में यकीन करता हूँ और स्मार्ट वर्क में और अपनी एबिलिटी में यकीन करता हूँ। और आज वही सवाल आपने भी पूछा, तो वो है कि हम अपनी एबिलिटी को कैसे पहचाने कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं चूँकि उसके बाद NLP पढ़ा रहा हूँ, NLP में थोड़ा सा इससे जस्ट अपोजिट भी है। NLP ये कहती है कि आप किसी भी एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, आपके पास सारी पोटेंशियल, आपके पास सारी ताकत है। अगर आप एक अच्छे कारपेंटर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। और उसमें भी ये अगला प्रीसपोजिशन या बिलीफ ये दिया गया है कि अगर एक आदमी किसी काम को कर रहा है तो मैं उस काम को करना सीख सकता हूँ, चाहे मैं सीखूँ ना सीखूँ, ये मेरी दूसरी माइंड सेट हो गई, लेकिन मैं उसे करना सीख सकता हूँ। और NLP में ये कहा गया है कि उस पोटेंशियल को या उस बिलीफ को पैदा करने के लिए आप अपने माइंड के अंदर कुछ एक विजुअलाइजेशंस को या NLP की टेक्निक को आप लागू कर लें। पर हम उस चीज़ को थोड़ा सा अलग रख देते हैं। अभी सवाल उठता है कि मैं अपनी एबिलिटी को कैसे पहचानूं। जब भी आप अपनी एबिलिटी को पहचानें या उस एबिलिटी से धन कमाने के लिए उसी लाइन को और बढ़िया आगे करें, तो पहली चीज़ करें कि आप अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करना शुरू करें और देखें कि पास्ट में अगर आप दूर से अपने आप को देखें, पहली टेक्निक है ये है, इस पर NLP लगाते हैं। वो टेक्निक ये है कि आप अपने पास्ट में दूर पीछे तक देखें और एक ऑब्जर्वर की तरह देखें कि आपने पास्ट में किन किन चीज़ों पर प्रॉब्लम अच्छी तरह से अपने आप को करते हुए देखा है, जहाँ पर आप मेहनत कर रहे थे, खूब काम कर रहे थे, पर आपको थकान तो हो रही थी पर पेन कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आपको इंटरनल मज़ा आ रहा है। यानी कि आप यूँ समझिए कि उस काम को करते हुए आपको एक आनंद की अनुभूति हो रही थी, और इसे हम टाइम डिस्टोर्शन भी कहते हैं। अच्छा। यानी कि उस समय आपको ये भी नहीं पता था कि कितना टाइम गुजर गया है। आप उस काम में लगे रहना चाहते थे। कई बार उस काम को इसलिए कर रहे थे कि वो काम आपको आनंद देता है। कई बार आप लोगों से कह रहे थे चलो इस काम को मैं कर देता हूँ। जैसे एक अच्छी लड़की कुक, एक लड़की खाना बनाना सीखते हैं, तो जब वो किसी के घर जाती है थोड़ी देर के लिए वो एंजॉय करती है, लेकिन जैसे किचन में कोई भी जाता है वो कहते चलो मैं भी आती हूँ। यानी कि जैसे ही उसने देखा कि उसे इस काम में आनंद आ रहा है, याद रखिएगा वह आनंद ही आपकी एबिलिटी का पहला रिप्रेजेंटेटिव, पहला प्रतिनिधि आपके पास है। तो आप अपने पास्ट को देखेंगे कि आपने कहाँ क्या किया, तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो सकता है रखते हो। आपने कई बार माता जी को, पिताजी को, भाई बहन को या अपने दोस्तों को इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये आपने बताया हो, पर वो आप बता तो रहे हैं, पर कभी आपने पास्ट को रिफ्लेक्ट नहीं किया कि मेरे पास ये एबिलिटी है। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, पर आपने कभी उसको ध्यान ही नहीं दिया। जहाँ पर आप किसी भी एक्शन को करते हुए कोई थकान ना ले, समझ लीजिए ये आपकी एक नेचुरल एबिलिटी आपके पास गिफ्टेड है। तो पहले आप अपने पास्ट को देखें और ऑब्जर्व करें। यह भी ऑब्जर्व करें कि आप किन चीज़ों में मज़ा नहीं ले रहे थे। तो वो इसका मतलब है अगर वो काम आपको करना पड़ रहा है तो NLP से आप माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये मुझे करना पड़ेगा जीवन में,
यही तो हमारे साथ हो रहा था कि सरकारी नौकरी तो लग गई, पर कई बार आपको मज़ा ही नहीं आ रहा। आप नौकरी कर रहे हैं, पैसा आपको चाहिए, पर बॉस आपसे खुश नहीं है, ना आप बॉस से खुश हैं, तो क्या करते हैं, आपको वो काम करना पड़ रहा है। यू हैव टू डू इट। और हैव टू में कभी भी आप अपनी एबिलिटी को नहीं दिखाते, वांट टू में दिखाते हैं। राइट राइट, ये बात, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी भी है ना कि हमें वो, अगर मुझे अपना खर्चा चलाना है या पैसे कमाने का एक जरिया लाना है अपने घर में, तो मैं नौकरी करूंगी, भले उसमें मेरा मन नहीं कर रहा है। इसीलिए आप वहां पर अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर रहे। राइट। वहां पर आप हैव टू में हैं, यानी कि आप अपने फ्लो को एंजॉय नहीं कर रहे। फ्लो कह सकता हूं, आप अपने जोन में नहीं है, वो करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो पहली चीज है, 4-5 पॉइंट हैं कि आप अपनी एबिलिटी को कैसे पहचाने। पहली चीज है कि देखें कि कहां पर आप अपने फ्लो को एंजॉय कर रहे थे। यू आर ए गुड स्पीकर। जब आप किसी लोगों के ग्रुप में बैठे हैं और लोग आपकी बात सुन रहे हैं एक बात को, इसका मतलब है यू हैव गोट दिस एबिलिटी। आप किसी कहानी को इस तरह से बना के सुना देते हैं, आप किसी ऐसी इशू को रिजोल्व कर देते हैं, आप किसी को बता रहे हैं कि देखो ऐसे पैसे को बचाना है, ऐसे कर्जे को उतारना है, ऐसे अपने खर्चे को रोकना है, ऐसे आप ग्रो करना है। तो इसका मतलब है आपके पास ये एबिलिटी है। आप ये कह रहे हैं कि इस खाने को मैं इस तरह से बढ़िया बना सकती हूँ, इस चीज़ को मैं इसे सजा सकती हूँ, तो इसका मतलब है आपके पास कोई ना कोई एबिलिटी तो है जो आप, जिसको करते हुए आपको आनंद आ रहा है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने पास्ट के अकम्पलिशमेंट को देखना है। पास्ट के अकम्पलिशमेंट का मतलब है कि किन चीज़ों में आपने किसी काम को शुरू किया और पूरा भी किया। और वो अकम्पलिशमेंट बेसिकली आपके रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस का मतलब है कि मेरे पास अनुभवों का एक लेयर है कि मैं इस काम को भी पूरा कर दिया था, मैंने इसको भी कर दिया, मैंने इसको भी कर दिया। कंप्लीटनेस उसमें यस, इसमें कंप्लीटनेस कर दी। तो जब आप अपने अकम्पलिशमेंट को पास्ट के स्टडी करना शुरू करते हैं, तो वह भी आपकी एबिलिटी को पहचानने में आपके हेल्प करता है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को पूरा कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ता हूँ, पूरा करके लोगों को शुरू से पढ़ाकर अंत तक ले जाता हूँ और उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखा देता हूँ, देखो तुम बदल भी गए हो। और ये अकम्पलिशमेंट का जो मेरे पास स्टोर हुआ पड़ा है, ये मेरे बिलीफ सिस्टम को और मेरे फेथ को बनाता है कि आई कैन डू इट, और इसमें मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दूसरी चीज़ है कि आपने अपने पास्ट में किन किन अकम्पलिशमेंट को पूरा किया है। और इसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि इस एबिलिटी को कोई भी डेवलप कर सकता है। अगर वो डेवलप आपके पास नहीं भी एबिलिटी, तो मैं यहाँ पर आपको अपने जीवन का एक मूल मंत्र दे रहा हूँ जो मेरे मेंटोर ने दिया था इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। वो ये था कि हमेशा हम एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हम हमेशा एक काम करते हैं कि हम हमेशा बहुत बड़ा कमिटमेंट लेते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, उन्होंने कहा गोल बड़ा बनाइए, गोल बड़ा बनाइए। बिल्कुल गोल बड़ा बनाना है, लेकिन याद रखिएगा आपको अपने कमिटमेंट को इस तरह से करना है कि वो कमिटमेंट आपका भले ही छोटा हो पर ऑनरफुल्ली हो। हम कई बार उसका उल्टा करते हैं, वी कमिट बिग बट ऑनर नथिंग। मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, भाई साहब आपको जरूरत है, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। उसके बाद आपका मुझे फोन आ रहा है और मैं फोन नहीं उठा रहा क्योंकि 5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं कमिटमेंट करते हुए ही अपना सबसे छोटा कमिटमेंट करूँ, यस आई कैन हेल्प बट दिस मच, बट व्हेन आई ऑनर इट फुल्ली, तो मैं आपको उसमें प्रभावित या हेल्प कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं इसको छोड़िए, लेकिन मैं अपने माइंड के अंदर एक रेफरेंस दे रहा हूं कि वट एवर आई कमिट आई ऑनर इट। राइट, ओके, मतलब कि जो मैंने कमिट किया उसको मैंने पूरा किया। हाँ। और अगर आपने ये रेफरेंस करीब 50-60 बार अपने माइंड को दे दिए कि अगर मैं कल 4 बजे उठूंगा और उसके बाद मैं योगा करूंगा, और आप 4 बजे उठकर योगा कर रहे हैं, भले ही दोबारा आकर सो जाएं, तो आपका माइंड ये कहेगा कि नाउ आई हैव गोट एन एबिलिटी, कि ये आदमी जो भी पूरा वायदा करता है उसे पूरा कर लेता है, एंड इट बिकम्स योर एबिलिटी। गड़बड़ क्या करते हैं लोग, दे कमिट बिग बिकॉज उन्हें कहीं बात उस ऊट पटांग मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने को मिल जाती है। आपको कमिट उतना करना जिसको आप पूरा कर लें, और लेकिन उसे पूरा करें। तो वट एवर यू कमिट यू मस्ट ऑनर इट, एंड सडनली जिस चीज को आप बार बार ऑनर कर रहे हो, इट इज योर एबिलिटी और यू कैन डेवलप इट। एंड तीसरी चीज ये है कि कौन सी ऐसी चीज हो रही है रिकरिंग आपकी लाइफ में, एट्रीब्यूट आपके गुणों में कौन सी चीज बार बार ऐसी हो रही है जिसको आप बार बार अभी भी एंजॉय करते हैं, या तो किसी को देखते हुए एंजॉय करते हैं करते हुए, या खुद करने को मन कर रहा है, या आप करते हैं, या आप अपने रोल मॉडल को देखते हैं, यार ये मेरा रोल मॉडल है,
और ये जो कर रहा है मैं इसको लाइक करता हूँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी और उसकी एक सिंक्रोनिसिटी बन, आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक हार्मनी बन रही है माइंड के साथ कि ये मैं करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि इंटरनल वर्ल्ड में आपका माइंड इस काम को वैसे ही करने के लिए तैयार है जैसे आपका रोल मॉडल कर रहा है। इसलिए रोल मॉडलिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके। इसलिए जितने भी आपके पास प्रोफेशनल टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ आप उनको इसलिए ना देखें कि वो अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं और आप उनके फैन हो गए, बल्कि ये भी देखें कि इफ़ आई हैड बीन हियर, अगर मैं इसकी जगह होता, हाउ वुड हैव आई डन इट, मैं इसे कैसे और बढ़िया तरीके से कर लेता। और आप पाएंगे कि यार हाँ ठीक है, ये मेरा एक टेनिस प्लेयर है, मेरा रोल मॉडल है, ये मेरा सचिन तेंदुलकर, ये भी मेरा रोल मॉडल है, बट मेरा एक ये भी रोल मॉडल है, लेकिन मुझे इसमें करते हुए बहुत आनंद आ रहा है कि मैं भी अगर इस काम को करता, किसी को देखने में आनंद आ रहा है आपको, लेकिन किसी चीज़ को ऐसा लग रहा है कि मैं भी इसको करता, तो याद रखिए कि वो आपकी छुपी हुई एबिलिटी है जो आपको बार बार कह रही है कि आप इसको एंजॉय करें, इसको करना शुरू करें। इसके बाद आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, वो है आप अपने थॉट को पढ़ना शुरू करें। ये चौथी चीज़ है। जब भी आप एबिलिटी को अपनी ढूंढना शुरू करें तो अपने थॉट को देखना शुरू करें। आपका थॉट आपको कुछ कह रहा है, वो बार बार आपसे कह रहा है कि डू इट डू इट डू इट, और वो आपको फोकस भी दे रहा है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हमें नौकरी तो कुछ और करना पड़ रही है, लेकिन हमारे पास उतना हमें पता ही नहीं कि मुझे और क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि अपनी नौकरी को, अपने प्रेजेंट जॉब को आप एक जंपिंग पैड की तरह यूज़ करो। जंपिंग पैड देखा ना, एक जो कूद लगाता है पानी में और वो गोल्ड मेडल जीत लेता है, वो एक पैड के ऊपर पहले उछलता है, वो लकड़ी का या प्लास्टिक का जो उछालने वाला पैड हो, उसे हम जंपिंग पैड कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आपका प्रेजेंट का जॉब है उसे आप जंपिंग पैड की तरह यूज़ करें। अगर उसमें आप खुश नहीं हैं, उसे का मतलब यह है कि जैसे आप अभी जॉब कर रहे हैं कोई भी, तो आप देखें कि मेरे पास 8 घंटे का जॉब है, 9 घंटे का जॉब है, 2 घंटे मुझे फैमिली को भी देने हैं, 11 घंटे हो गए। अब मेरे पास 12-13 घंटे बचे हुए हैं, इसमें मुझे सोना भी है, नहाना भी है और दूसरे काम भी करने। तो अब आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप 90 मिनट या 2 घंटे ऐसे निकालें जब आपका परिवार सो जाए या जल्दी उठें, कि आपकी जो एबिलिटी आपको उसको देखें, थॉट दे रही है, उसके ऊपर काम करना शुरू करें और उसे डेवलप करना शुरू करें। ये जॉब ना छोड़ें। गड़बड़ यार, आम आदमी एक बहुत बड़ी गलती करता है, वो प्रेजेंट जॉब छोड़कर कहता है अब मैं ढूंढूंगा। पता नहीं कौन उन्हें सलाह देते हैं। कभी ऐसा ना करें, क्योंकि पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी और आप डिप्रेशन में जाकर सत्यानाश कर लेंगे। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा। तो प्रेजेंट जॉब को आप बढ़िया करते रहिएगा, उधर पूरी मेहनत करिए। आपका बॉस 2-4 गाली भी देता है तो सुनिए, ठीक है ना, वो सुनना पड़ेगा, वो तो जॉब का एक पार्ट है कई बार। लेकिन उसके बाद आप अपने जंपिंग पैड को डेवलप करते रहिए और एक टाइम आएगा कि जब जंपिंग पैड आपको बढ़िया उछाल दे रहा है, यानी कि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास पैसा बचाना है आपको, कि 2 साल का पैसा मैंने बचा लिया, उधर आपने स्किल को डेवलप कर लिया और एकदम से आप टक से आप स्विच और मारिए, दूसरी दुनिया में कूद जाइए। वहाँ पर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमेशा एबिलिटी के लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं। सर, जैसे कि आपने बात की कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे अब मान लीजिए कि अगर मेरे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ है, ये कर लूँगी मैं, ये भी कर लूँगी, मल्टी टास्क करूँ मैं अगर, तो मैं मल्टी चीज़ों पे भी फोकस कर सकती हूँ? देखिए, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। जैसे व्हाट आई वांट और व्हाट नीड्स टू बी डन, इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। ओके। व्हाट आई नीड, ये एक सनक हो सकती है, यह एक सनक हो सकती है। रिश्ते में भी व्हाट आई वांट, वो ऐसा, मुझे ये आदमी ऐसे चाहिए, इसे ये ऐसा करना चाहिए, इट इज़ माई नीड। या फिर मैं कहूँ कि मैं एक भरे मार्केट में 100 की स्पीड से गाड़ी चलाऊँ, आई नीड इट, नहीं। व्हाट नीड्स टू बी डन, यह आपको अब देखना होगा। अब पिछले 70 सालों में और आज के समय में बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आज आपको बहुत सारी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन को लेना होगा। हाँ, बिल्कुल। आज अगर आप कहते हैं जी मैं कारपेंटर बनूंगा, ये मेरी ये मेरी एबिलिटी है, बिल्कुल ये एबिलिटी है, पर आप इसके रिवार्ड को भी देखेंगी। वहाँ पर आपको पता चला कि आप 2000 रुपये रोजाना पे काम कर रहे हो, लेकिन वहीं पर एक हार्ट स्पेशलिस्ट 25 लाख रुपये रोजाना कमा लेता है, हार्ट सर्जन। तो इसका मतलब यह है कि जो अब आपको व्हाट नीड्स टू बी डन, ये भी देखना होगा कि मेरे पास 4-6 एबिलिटी हैं, पर कौन सी एबिलिटी से मुझे रिवार्ड भी मिलने चाहिए। क्योंकि आप इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ रोज़ाना आपको पैसे की आवश्यकता है,
रिकग्निशन की आवश्यकता है। लिमिटेड आपके पास अगर देखा जाए तो जीवन का समय भी है। ऐसा ना हो कि 10 साल तक आप किसी एक सनक वाली एबिलिटी को डेवलप करने पर लगा दें, 15 साल उस पर लगा दें और उसके बाद उसका मार्केट वहाँ ना मिले। तो ये तो तब हो सकता है कि जब आप एक राजा महाराजा हों, आपके पास बहुत सारा पैसा है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी को एक स्किल डेवलप करनी है और स्किल वो होनी चाहिए जो ह्यूमन इश्यूज़ को रिजॉल्व करे या उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तभी पैसा आएगा, तभी रिवार्ड मिलेंगे। ये ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और भी है यहाँ पर, आपको अपनी गट फीलिंग का ध्यान रखना होगा। जब भी आपका गट कुछ आपको बता रहा है कि डू इट और लर्न इट, उस समय आप वह आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा है। कई बार आपकी जिसको आप इंट्यूशन कहते हैं, यह आपके गट से आता है, ठीक है ना। तो आपको अपनी गट फीलिंग का भी ध्यान रखना होगा कि वो क्या कह रही है, कि मुझे किस एबिलिटी पे जाना चाहिए। मैं एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकता हूँ अभी, मैं एक अच्छा सेल्समैन अभी हूँ, बन सकता हूँ, लेकिन मैंने एक रास्ता चुना है कि भाई मैं एक वेलनेस को लोगों की बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग कभी भी डिले नहीं कर सकते। वो एक प्रॉपर्टी को मेरे से नहीं खरीदेंगे, किसी और से भी खरीद सकते हैं। तो आई एम रिप्लेसेबल देयर। तो जीवन में जिस स्किल को आप बढ़ा रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आप रिप्लेसेबल ना हो। अगर आपकी स्किल, अगर आपकी एबिलिटी इजीली अवेलेबल है तो आप इजीली रिप्लेसेबल हैं। हाँ, ये आपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, राइट। तो आम आदमी को चाहिए कि वो अपनी स्किल को इस लेवल पर ले जाए कि वो या तो नंबर 1 हो, नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। नंबर 2 पर भीड़ होती है, नंबर 1 पर कौन चांद पर गया है ये सबको याद है, दूसरे नंबर पर आपको याद करना पड़ता है और तीसरे नंबर का तो पता ही नहीं है। तो जब भी आप अपनी एबिलिटी को, स्किल्स को डेवलप करें तो इस तरह से करें कि जो भी अब आपकी एबिलिटी है, फ्लो है, उसे आप नंबर 1 ले जाएं, जहाँ पर आपका कोई पैरेलल, कोई समांतर ना हो। ओके, तो सर जैसे आपने स्किल डेवलप करने की भी चीज़ बताई कि आपको करना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये आता है, ठीक है मुझे ये बात अच्छी लगी, मैंने इसको पकड़ ली इस बात को और मैंने करना शुरू कर दिया। अब मैंने कुछ दिन तक किया, लेकिन अब मेरी जो बैरियर आता है वो आता है ओल्ड हैबिट, जो मेरी पुरानी आदत बनी हुई, एक पैटर्न बना हुआ है। अब मैं दोबारा उसी, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं दोबारा, अरे यार सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं दोबारा अपने ओल्ड पैटर्न को जो है वो उसको दोबारा फॉलो करना शुरू कर दूँगी। तो इस पैटर्न को मैं कैसे तोड़ूं, कि मैं उसे कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखूं कि इस एबिलिटी को मुझे पता भी चल गया, ये मैंने कुछ दिन करी भी है और ये मुझे आगे तक लेके चलने हैं, और अपने ओल्ड पैटर्न को मैं कैसे हटाऊं। याद रखिएगा, जब आपके पास कोई भी ओल्ड पैटर्न है तो मुझे आप ये कह रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर कुछ ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पड़ी है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके माइंड के अंदर या तो कोई आवाज़ें पड़ी हैं, अरे छोड़ो कल कर लेंगे, या अब तो इसमें पैसा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं, या फिर आपके पास इमेजेस आने लगते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, या आपकी फीलिंग बदल रही है इस काम के लिए, कुछ थोड़े दिन में बदलने लगती है हर आदमी की, ठीक है ना। यही वो एक क्रूशल टाइम है जब अपने आप को बचाना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं लोगों से कहता हूँ, मैं वो ये कहता हूँ कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं, अगर वो शुरू कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या रिवार्ड्स आने हैं, क्या आप उन रिवार्ड्स को देख रहे हैं, और क्या वो रिवार्ड्स आपके अंदर एक आग लगा रहे हैं, एक तरह से एक्साइटमेंट दे रहे हैं। अगर वो रिवार्ड्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी आप कुछ नहीं करेंगे और बीच रास्ते में छोड़कर जाएंगे। आप अपनी जर्नी को पूरा करेंगे ही नहीं करेंगे जब तक कि आपको रिवार्ड्स नहीं दिखाई देंगे। मैं एक कहानी अक्सर पढ़ा करता हूँ या सुनाया करता हूँ। वो एक फ्लोरेंस शेडविक नाम की एक लड़की, 16-17 साल की उम्र में उसने 1950 में एक वो किया, डिक्लेयर कि मैं कैलिफोर्निया कोस्ट से एक पर्टिकुलर चैनल को पार करके दिखाऊंगी। और लोग जानते थे कि वो कर लेगी, क्योंकि उसने इंग्लिश चैनल को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया था। अच्छा। कैमरे ऑन हो गए। 4 जुलाई 1951 और 52 की बात है अमेरिका में, कि फ्लोरेंस शेडविक को हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे इस फीट को पूरा करेगी, और कैमरे ऑन हो गए। वह बढ़िया तरीके से दौड़ रही थी, उसके ऊपर एक चॉपर था ताकि उसे कोई शार्क वगैरह वो ना करें, अटैक ना करें। पीछे उसकी एक बोट में उसकी मदर और उसका कोच था जो उसे मोटिवेट कर रहा था कि दौड़ती रहो दौड़ती रहो दौड़ती रहो। उसने अपनी जर्नी शुरू करी और अचानक थोड़ी देर के बाद उसने कुछ देर के बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं थक रही हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ। तो उसकी मदर कह रही, उसका कोच कह रहा नहीं भागो दौड़ो, मोटिवेट कर रहे थे चिल्ला चिल्ला कर। फिर वो करना शुरू कर दिया और लास्ट में वो थक गई। उसने कहा कि मैं बाहर आ रही हूँ। जब वो बाहर आई तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि शेडविक क्या हुआ, क्या तुम थक गई थी? कि हाँ। क्या पानी बहुत ठंडा था इसलिए थक गई? कहता नहीं, इसकी तो मुझे आदत है।
क्या किसी मछली ने तुम्हें तंग किया, किसी शार्क वगैरह ने? उसने कहा नहीं, मेरे ऊपर चॉपर था। वो जो मोटिवेशन का जो दबाव उस पर आ रहा था उस वजह से नहीं, थकी। तो उससे पूछा गया कि क्या तुम मोटिवेटेड नहीं फील कर रही थी? क्या कर रही थी, पीछे मदर थी। हाँ। उसने कहा फिर आप, किसी ने पूछा फिर आप बीच में क्यों आ गई? उसने कहा क्योंकि मुझे मेरा तट नहीं दिखाई दे रहा था, मैं जा कहाँ रही हूँ। ओ और पता है वो कितनी देर पहले छोड़ी थी उसने उसको? कुछ 1 मीटर दूर पहले, कुछ 100 मीटर पहले ही उसने अपने आप को थका दिया। याद रखिएगा, उस दिन बेहद धुंध पड़ी हुई थी और उसे उसका तट नहीं दिखाई दे रहा था, गोल नहीं दिखाई दे रहा था। गोल को पूरा करने वाले रिवार्ड्स उसको नहीं दिखाई दे रहे थे। कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? उसने 2 साल बाद फिर ट्राई किया, ठीक है ना, और इस बार उसने विजुअलाइज किया अपने तट को देखने का कि वो पूरा कर रही है, और उन रिवार्ड्स को देखना शुरू किया, उस एक्साइटमेंट को जिया। और इस बार उसने इस जर्नी को पुरुषों के रिकॉर्ड से 2 घंटा पहले पूरा किया। ये रिकॉर्ड है। याद रखिएगा, जब भी आपके माइंड के ऊपर, मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप बीच में छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास रिवार्ड्स नहीं होंगे, जब भी आप अपने रिवार्ड्स को नहीं देखेंगे, आपका माइंड थकान को महसूस करेगा और वो कहेगा मैं क्यों कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप रिवार्ड देखना शुरू करेंगे, यह प्रोसेस अब आपको थकान तो दे सकती है, कभी भी आपको पेन नहीं देगी। पेन का मतलब इमोशनल पेन नहीं देगी। जितना इसमें ज़्यादा थकेंगे उतना ही आनंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि जून का महीना है और 48 डिग्री टेम्परेचर है और 500 लोगों की लाइन है और आपका नंबर 501वां है, तो आपको ये नहीं पता कि मैं क्यों खड़ी हूं, और लाइन में लग रहे हैं, पसीना आ रहा है, आपको पानी दे दिया गया लेकिन पसीना आ रहा है, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे मैं क्यों खड़ी हूं, छोड़ो ना, क्योंकि आपको बिल जमा करना था। वो कहेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगर इसमें पेनल्टी लगते 100 रुपये की दे देंगे, यानी नहीं खड़ा होना। लेकिन सोचिएगा 1 सेकंड के लिए, अगर ये लाइन आपके फैमिली, आपके छोटे भाई का सिलेक्शन MBBS में या IIT में हुआ है और उसकी फीस जमा करने के लिए है, तो क्या आप हट जाएंगे? नहीं हट जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब मेरे परिवार का फ्यूचर कितना बढ़िया होने जा रहा है 4 साल बाद, 5 साल बाद। याद रखिएगा, हमारे साथ गड़बड़ी होती है, आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझता। वो कहता संघर्ष जीवन है। ये बावलों की लैंग्वेज है। संघर्ष में जीवन नहीं है। संघर्ष क्यों मान रहे हैं उस काम को? मैं रोजाना 4 घंटे किताब पढ़ता हूँ, वो संघर्ष नहीं है, वो मेरा फ्लो है। मैं 8 घंटे 10 घंटे खड़े होकर स्टेज से लोगों को पढ़ाता हूँ NLP। मैं थक जाता हूँ, बिल्कुल, ये थकान मज़ेदार है, लेकिन ये संघर्ष नहीं है, ये मेरा जोन है। जिस दिन मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, जिस दिन मेरे पास बुक नहीं है, जिस दिन मेरे पास किसी को कोई काउंसलिंग देने का काम नहीं है, उस दिन समय काटना मेरे लिए संघर्षपूर्ण है। जिस दिन मेरे पास काम है उस दिन तो मैं फ्लो में रहता हूँ। तो ये वही वाली बात होगी ना, अगर आप अपनी एबिलिटी को या अपने टैलेंट को फॉलो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसमें थकान नहीं होगी। लेकिन संघर्ष उन लोगों के लिए ना कि जो वो चाहती नहीं करना लेकिन मजबूरी में इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको रिवार्ड नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी काम को पूरा करना चाहते हैं बगैर किसी रुकावट के, और जर्नी में बीच में आप रुकना नहीं चाहते, मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। असलियत में आपको उस रिवार्ड को देखना है कि मैं अगर यहाँ पहुँच गया तो आने वाले रिवार्ड्स क्या होंगे, और नहीं पहुँचा और मैंने इस जर्नी को पूरी तरह से यहीं रोक दिया तो मेरे आने वाले पेन्स क्या होंगे। कभी आप उन पेन्स को देखें। पेन्स आर द बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ। अगर मैंने ग्रो नहीं किया, अगर मैं ठीक नहीं हुआ, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए, तो मेरे पास क्या क्या पेन्स आने वाले हैं। उन पेन्स को एक बार आप विजुअलाइज कर लें, आप एकदम से माइंड कहेगा नहीं नहीं, आई डोंट नीड दिस पेन, बिकॉज हमारा माइंड कभी भी पेन्स को अवॉइड करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गोट माई पॉइंट। लोग क्या करते हैं, अपनी मिजरीज को ही एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी नरक को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करते। वो कहते हैं ये मेरा अपना नरक है, ये तो मेरा बनाया हुआ है, तो मैं तो इसमें ही मजे ले रहा हूँ। तो फिर आप कैसे इससे बाहर निकलेंगे? जब आपने अपनी मिजरीज को ही एक पोजेशन बना लिया, एक एंजॉयमेंट बना लिया, तो आप तो इसको एंजॉय करेंगे। सबसे बढ़िया बात यह है, मैं एक छोटी टेक्निक बता रहा हूँ आपको NLP की। वो टेक्निक ये है कि अगर आप इस गोल को पूरा कर लें, इस एबिलिटी को पूरा करने के बाद आपके पास ये रिवार्ड आएंगे कि एक दिन आपको ये आदमी भी कॉल करेगा कि मुझे आपसे ये काम करवाना है, ठीक है ना। मैं उन्हीं चीज़ों को तो देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये पर्टिकुलर आदमी, ये पर्टिकुलर पॉलिटिशियन, ये पर्टिकुलर क्रिकेटर, ये पर्टिकुलर जो बड़े लोग हैं, ये एक दिन में मुझे कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो ये कह रहे हैं कि सोल्व आवर प्रॉब्लम। उस समय जब मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, तो उस समय के एन्जॉयमेंट को, एक्साइटमेंट को, एक तरह से इनर सेलिब्रेशन को मैं एंजॉय करता हूँ।
वो जो इनर सेलिब्रेशन है दैट बिकम्स माई ब्रेन से कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग, वह सेलिब्रेशन, उस समय का एक्साइटमेंट मेरी जीन में, मेरे डीएनए में जाता है, वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। याद रखिएगा, मैं एक चीज बताता हूं आज आपको, बीच में काट कर आपकी बात, आप कभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करते, असलियत में लक्ष्य आपको अपनी तरफ खींचता है। जब भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे आप थकेंगे। पागलों की ये जब सबसे बड़ी स्टोरी है, लक्ष्य को पूरा करो, लक्ष्य को पूरा करो। अरे लक्ष्य को इतना खूबसूरत बना लो कि वह आपको अपनी तरफ खींचने लगे, आपको ना इधर दिखाई देना उधर दिखाई दे, ऐसा लगे बस मैं वहां पहुंच जाऊं। खुद सोचो कि आपके कई सालों से आप माँ से नहीं मिली, मान लेते हैं आप बाहर से आई हो, ठीक है ना, और आपको पता है कि अब बाहर एयरपोर्ट के मदर खड़ी हुई हैं, सालों से आप नहीं मिले, देखना चाहते हो, हक करना चाहते हो, ठीक है ना, और प्लेन से यहाँ तक बीच में सिर्फ 200 मीटर का ही एयरपोर्ट है मान लेते हैं, वहाँ आपको कोई फ्रेंड मिलते हैं, वो कहते चलो आधा घंटा बैठते हैं यहाँ, बैठ जाओगी? नहीं बैठोगी ना, बिकॉज यू वांट टू एंजॉय दैट सेलिब्रेशन। जीवन में अगर वह नहीं वहाँ पर है, माँ नहीं है, उन आपको पता कि माँ तो मेरे साथ ही है, और या फिर वो 4 दिन बाद आएंगी, तो आप कहेंगे 1 घंटा क्या 2 घंटा बैठ जाते हैं, डिले कर दिया ना अपने जर्नी को। याद रखिएगा, ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन है उस समय जो आपको देखना है। हमारे बच्चे क्यों नहीं होमवर्क करते, क्यों नहीं पढ़ाई में मन लगता 97% बच्चों का? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, वो रिवार्ड ही उनको नहीं दिखाए जाते। जब मैंने एक बच्चे को ट्रेंड किया, उसके रिवार्ड 25 साल बाद दिखाई दिए कि वो कहने लगा मैं अपनी मदर को गाड़ी देना चाहता हूँ। कौन सी गाड़ी? ये वाली। क्या नंबर होगा? ये नंबर होगा। किस हाथ से चाबी दोगे? क्या? मैंने कहा आंखें बंद करो। मदर कहाँ खड़ी है, उनकी साड़ी का कलर क्या है, वो क्या बोल रही है, सुनो, यू आर माई हीरो। और जब मैंने इसको बार बार कराया, जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी 9th क्लास में, ठीक है ना, और उसने, मैं फिर वापस आया कि अगर मदर को ये इमोशन देनी है तो 12th में कितने नंबर आने चाहिए, इतने, 10th में कितने आने चाहिए, इतने, अभी कितने आ रहे, नहीं आएंगे, फिर दोबारा जाओ। इस बच्चे को क्या करना मुझे नहीं पता, और एकदम से उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई और एक आंसू की बूंद भी निकली। उसे कहता कि उन्हें कुछ लोग बच्चों का साथ छोड़ देना चाहिए, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मैंने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन माँ को चाबी देनी है नहीं देनी उस कार की? उसने कहा यस। 12वीं के बाद कौन सा एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज होगा? उसने कहा IIT खड़गपुर। मैंने कहा देख लो, या तो ये रिवार्ड दोगे या फिर भटक चुका है, उसको वो चलता रहा उस जर्नी पर इमेजिनेशन में। मैं उसे लेके चले गया 20 साल बाद, आगे 25 साल बाद, अभी वो 9th क्लास में पढ़ना छोड़ दिया उसने। अच्छा। कुछ साल के बाद मुझे उसी फैमिली से फिर आया कि सर हमारा बेटा तो चला गया बाहर, लेकिन हमारी बेटी को भी तो प्रॉब्लम आ गई, एक बार आप आ जाओ। मेरे फ्रेंड हैं वो, फ्रेंड के फ्रेंड है, मतलब ये समझिए। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं ठीक करूँगा? कि जी मैं, हमारे बेटे ने कहा कि इनको भी राम सर से मिलवाओ। मैंने कहा आपका हाँ वो बेटा कहाँ है? उसने कहा IIT खड़गपुर में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। याद रखिएगा, जैसे ही आप किसी भी गड़बड़, हमारे स्कूल्स में क्या हो रही है, बच्चों, किस बच्चे के पास एबिलिटी नहीं है पढ़ने की? हर एक बच्चे के पास एबिलिटी है, या वो एबिलिटी डेवलप कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि उसे यही नहीं पता कि वो 20 साल बाद या 15 साल बाद किस रिवार्ड को जिए, और वो रिवार्ड कितना इमोशनल हो। जैसे ही वो रिवार्ड इमोशनल हो जाए, उसके लिए वो सेलिब्रेशन इमोशनल हो जाए, वो एकदम से सुबह से अपने आप उठेगा। अभी आप उसके साथ पीछे घूम रहे हो, भाग रहे हो, अरे उठ जा, अरे कर ले, अरे उठ जा, अभी कर ले, अरे उठ जा, कर ले काम। वो क्यों करेगा जब रिवार्ड ही नहीं पता? और फिर दूसरी चीज़ की, ऐसे में ना जो आसपास के जो लोग होते हैं वो उनकी कॉन्फिडेंस को, उसकी जो धज्जियाँ उड़ाते हैं ना कि तुम्हारे बस की नहीं है। खासकर मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो अपने बच्चों पे हमेशा इस बात का बोझ उड़ाते हैं कि तुम इतने % लाने ही लाने हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर। तो बच्चे के कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम हो जाता है ना दिमाग में, तो फिर उस चीज़ को वो बच्चा, अगर ये वीडियो वो देख रहा है, तो वो उस प्रोग्रामिंग को अपने कैसे चेंज करे? पूरी तरह से कर सकते हैं। 6 साल की उम्र तक हम अपने बच्चों की सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर, विद ड्यू रेस्पेक्ट। टीचर, आप जब पैदा हुई थी ना, ऊपर वाले ने आपको 100% बनाया था, और आपकी टीचर हर 6 महीने बताती थी अभी आप 60% है, 70% है, 80% है। ठीक है ना? और आपके जीवन में 2 ही तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव और एक रिलेटिव। अब रिलेटिव की आप सुनते हो, पॉजिटिव आपने ढूंढे नहीं, तो जो रिलेटिव हैं या तो फिर पॉजिटिव हैं, खुद सोच लो। वो तो आपको यही बताएंगे कि तुम में क्या कमी है। ये समाज सिर्फ आपको ये बताता है कि तुम में क्या कमी है। वहाँ एक आध आदमी आपको मिल जाए वो कहे कि ये तुम में ये कमी नहीं है, ये पागलों की दुनिया है, तुम में ये बेहतर चीज़ें हैं।
और वो एक मेंटोर अगर तुम्हें मिल जाए, वो एक हग मिल जाए, वो एक खूबसूरत सा आलिंगन मिल जाए, एक बढ़िया सा पेट मिल जाए, यू कैन डू इट। तुम अभी भी आगे बढ़ सकते हो। याद रखिएगा, वो पल आपकी लाइफ में, एक आदमी के मोमेंट, एक पल भी आ जाए ना जीवन में, कोई एकदम आदमी कहते खड़ा हो जा, मेरी लाइफ में वो आया। जब मैं बेहद परेशान था, तब एक टीचर ने मुझे कहा था कि मुझे तुमसे बेहद उम्मीद थी जब तुम 12th कर रहे थे। मैंने कहा सर अभी उम्मीद टूटी नहीं, अभी रेस ख़त्म नहीं हुई है, आपकी उम्मीद पर खरा उतरूँगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक कभी भी आपको वो टीचर आप कभी नहीं भूलती हो जिन्होंने आपको गले लगा कर हाथ या कंधा पे हाथ रख कर कहा था बेटा तुम इस दुनिया में एक यूनिक इंसान चाइल्ड हो। लेकिन ये वर्ड नहीं मिलते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियों को ही एकदम से बड़ा बनाया जाता है। तो देखो तुमसे ये पढ़ा भी ठीक नहीं हो, तुमसे दो और दो पाँच, तुमने 5 लिख दिया, 4 होते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुमने फिर पानी गिरा दिया, तुमने फिर फ़ोन रख कर भूल गई हो, फिर तुमने चाय उबाल दिए, बाहर निकाल दिए, फिर तुमने दूध गिरा दिया। वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं वहाँ पर आपके रेफरेंसेस पड़े हुए हैं। जो बेहतरीन चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं वो तो कभी भी नहीं। आपने अपने शूज़ को भी तो अच्छा बांधा था, आपने अपने बालों को भी तो अच्छा किया था, कभी कभी आपने अपने हाथ भी तो धोए थे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि उन्होंने ये माना ये तो आपको करना ही है। लेकिन जो आपने गलत किया है एकदम से उस पर आपको एक नेगेटिव तरह से रेफरेंस मिल गया कि यू आर नॉट ओके। 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं और वो जो सेल्फ इमेज है वो ढूंढती रहती है मेरी एबिलिटी क्या है। अब वो लोगों के वैलिडेशन चाहती है और कई बार लोग कहते हैं मुझे बोलो ना आई लव यू, मुझे कहो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कहो ना मैं तुम बहुत अच्छे हो। वो सिर्फ ढूंढते रहते हैं, यानी कि वो अपनी सेल्फ इमेज को खो चुके हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपनी मेंटल स्क्रीन पर जाकर देखो, फला खान दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, फला कपूर दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, फला हीरोइन दिखाई दे रही, पूरी तरह दिखाई दे रही। अपनी इमेज को देखो, कहता गायब है। यानी कि खुद की इमेज ही गायब है अपने ही मेंटल स्क्रीन से। तो तुम अपने ही दिमाग में अंदर तुम अपने आप को खो चुके हो। हर आदमी को एक ही तो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि वो अपने आप को ढूंढे। अगर आपने अपने आप को ढूंढ लिया तो एबिलिटी तो उसके साथ आएगी ना ऑटोमेटिकली। जो अपना है, जो सेल्फ है, उसके पास तो एबिलिटी है लोगों के साथ जुड़ने की है, पढ़ने की है, खेलने की है, कूदने की है, नई चीज़ सीखने की है, नई चीज़ को सीखने की, उसे पूरे करने की एबिलिटी तो आपकी सेल्फ में है, पर सेल्फ ही खो गई है। आपके पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस भी पड़ा है, आपके पर्स में एक ATM कार्ड भी पड़ा है और क्रेडिट कार्ड भी पड़ा है, आपके ही पर्स में एक पासपोर्ट भी पड़ा है, पर पर्स खो गया है तो सब कुछ खो गया ना। बिल्कुल। गड़बड़ यह है कि आपकी सेल्फ के पास तो हंसना आता था, आपकी सेल्फ के पास जुड़ना आता था, आपकी सेल्फ के पास नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना आता था, आपकी सेल्फ के पास हर काम को पूरा करना आता था, आपकी सेल्फ के पास चीज़ों में एंगेज रहना आता था। लेकिन वो सेल्फ ही खो गई और उसके साथ जितनी चीज़ें थी वो तो पर्स में खो गई ना। और अब हम ढूंढ रहे कि मुझे वो मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए। पासपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक आपको पर्स नहीं मिलेगा। मैं क्या, अगर मैं कोई मजबूरी में काम कर रही हूँ या जो मुझे करना पड़ रहा है, क्या मैं उससे भी प्यार कर सकती हूँ? वेरी ट्रू, बिल्कुल कर सकते हो, बशर्ते कि उसके रिवार्ड्स वो पूरे हो रहे हों जिन रिवार्ड्स को आपकी ज़रूरत है, आपको जिनकी ज़रूरत है। अगर उस काम को करते हुए आपको वो रिवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो बहुत दिनों तक नहीं कर पाओगी। क्या उससे उतना पैसा कमा रहे हो? अगर आप कहते हैं हाँ जी, क्या आपको वहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, आंचल याद रखना जीवन में कभी भी मोटिवेट रहने के लिए किसी काम को, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। जब मैं इस काम को कर रहा हूँ मैं इन 4 चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ। अच्छा। अपना जो मैं काम कर रहा हूँ, पहली चीज़ है बॉडी। जब आप बॉडी का मतलब होता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बॉडी का मतलब है तनख्वाह, यानी कि सैलरी, ये बॉडी है। ठीक है ना। जब आप जी रहे हैं तो बॉडी के को 2 चीज़ें चाहिए, खाना और एक्सरसाइज। जीवन को अगर बेहतर करना है तो आपको बॉडी को हील करना होगा और बॉडी को 2 चीज़ चाहिए। नंबर 1 खाना। तो सैलरी में जो नौकरी है उसमें आपका खाना जो है वो तनख्वाह, यानी कि आपका सैलरी है, वेतन है वो। ठीक है ना। लाइफ में आपकी बॉडी को चाहिए नंबर 1 खाना अच्छा, हेल्दी, होलसम फूड, और दूसरा एक्सरसाइज, नहीं तो बॉडी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, जब आप जॉब कर रहे हो या एबिलिटी को आप अपनी एक्सप्रेस कर रहे हो तो दूसरी चीज़ है माइंड। माइंड को 2 चीज़ चाहिए जीवन में। क्या? नंबर 1 क्रिएटिविटी, नंबर दूसरा एक्सप्रेशन। वो एक नए गोल बनाने के लिए तैयार है, उसे क्रिएटिविटी चाहिए, इसीलिए किताब पढ़नी चाहिए लोगों को, उसे नए रेफरेंस चाहिए माइंड को। इसीलिए हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ जीवनियाँ पढ़िए, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, दादी के साथ बैठिए। अब दादी वो मिलती नहीं है, वो दादी रही अब नहीं रही। अब दादी रहती हैं कि किटी पार्टी में वो 3 पत्ती खेलेंगी।
ठीक है ना। तो नानी और दादी की प्रॉब्लम है, मम्मी पापा तो आईटी में बनी गए ऑफिसर, ठीक है ना। तो वो बच्चा कहाँ से ले रेफरेंस? याद रखिएगा, माइंड को डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिविटी है, एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेस करना चाहता है अपने आप को, नए गोल बनाना चाहता है। आपका माइंड हमेशा 70,000 थॉट को लेता है। वो 70,000 थॉट बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी सिग्नल है। लोग इससे परेशान हैं। वो कहते हैं मुझे 70,000 थॉट आ रहे, मैं क्या करूँ राम सर, नहीं कैसे रुकूँ? ये नहीं रुकेंगे। ये अगर तुम जिंदा हैं तो ये आएंगे। इसका मतलब है अगर ये आ रहे हैं तो तुम जिंदा हो, ताली बजाओ पहले तो। वो कहते क्या कह रहे हो? मैं अगला सेंटेंस सुनो। और ये 70,000 थॉट में से कितने थॉट तुमने अभी तक डेवलप किए हैं? सुबह उठकर अपने गोल क्या बनाया आज? कुछ भी नहीं। रात जब सोए थे क्या सुबह क्यों उठना था, सोचा था? नहीं। फिर तो उठ पटांग थॉट आएंगे। आपका माइंड तो बेसिकली उस बाग की तरह है जहां पर अगर आपने मनपसंद पौधे नहीं लगाए तो झाड़ उगेंगे। ठीक है ना। तो आपके माइंड को चाहिए नए गोल्स। जीवन में एक पागलोपन का एक और बावलेपन का एक स्टेटमेंट आ रहा, जल्दी से पैसा कमा लो फिर रिटायरमेंट की लाइफ जीना। अबे रिटायरमेंट में डिप्रेशन आ जाएगा। जीवन में रिटायरमेंट कभी नहीं आता। हर दिन आप अपने आप को यूटिलाइज करने के लिए तैयार रखिएगा। अगर आप ओकिनावा टापू पर जाएं, वहाँ 103 साल की लेडी से पूछा गया कि तुम कल क्यों उठोगी, सुबह क्यों उठना चाहती हो? कहता है अपने बच्चों के लिए मैं समुद्र में जाऊंगी, मछलियाँ पकड़ूंगी। एक आदमी से पूछा, एक जो 5 साल का, 105 साल का, तुम अगले दिन क्यों उठोगे, रिटायर क्यों नहीं होते? कहता कैसे रिटायर हो जाऊंगा, कल मुझे पहले तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेलना है दिन भर, और शाम को फिर मुझे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना है। यानी कि जीवन में हमेशा अपनी यूटिलाइज्ड रखो, नहीं तो एक माइंड कहेगा अब मैं जी कहीं के लिए रहा हूँ। हाँ। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो माइंड अगला सेंटेंस बोलेगा फिर निकल ले यहाँ से। हाँ। और फिर एक स्टेज पे आके वो चीज़ हो ही जाती है कि क्यों नहीं होगी जब आपके पास माइंड में है ही नहीं कुछ करने के लिए। जब माइंड के पास आपका फ्यूचर ही खत्म हो गया है, तो फिर वो जी कहीं के लिए रहा है। फ्यूचर का बनाए रखना बेहद जरूरी है एनएलपी के अकॉर्डिंग। तीसरा चीज है आपका हार्ट। जीवन में जब भी आप लाइफ को, एबिलिटी को, अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने हार्ट को सुनिए। हार्ट का मीनिंग होता है पैशन। अच्छा। यानी कि आपके अंदर वो जो माइंड में पिक्चर बनी है उसकी वेगस नर्व के द्वारा इमोशन जाती है हार्ट में, और जो आपके अंदर एक पैशन क्रिएट करता है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है ना, ये किताब पढ़नी है, ये काम करना है। तो ये पैशन उठाता है आपको, गोल नहीं उठाते, पैशन उठाता है। गोल की पिक्चर तो गायब हो जाएगी थोड़े दिन बाद, पैशन यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हार्ट में आपके 4 बेकार की इमोशन, 3-4 इमोशन बेकार की पड़ी है। रिवेंज, हेट्रेड, जीलसी, फियर, अबंडेंस, वो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स यहाँ पड़ी है। और यहाँ पर होना चाहिए था अबंडेंस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, लव, कंपैशन। वो है नहीं, उसकी परसेंटेज तो बहुत कम है, तो वो पैशन ही डेवलप नहीं होगा। और चौथी चीज है हमारी लाइफ में सोल। और सोल का मीनिंग है प्राण शक्ति, यानी कि जो हम जीने की स्पिरिट मेरे अंदर है, जिसे आप स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि भगवान को ढूंढना है, और भगवान कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो अद्वैत सिद्धांत में जादुई पदार्थ के रूप में अवेलेबल है, जिसे हम ब्रह्मांड या ऊर्जा कहते हैं, जिससे आप बने हैं। उसकी मैं कई बार बात कर चुका हूँ। बेसिकली वो सोल है, और वो एक ही चीज़ चाहता है, मिशन। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति को कृति में बदलने के लिए आप एक पुरुष बनकर आए हैं, तो हमेशा आपके पास एक मिशन होना चाहिए, एक पर्पज ऑफ लाइफ होना चाहिए। जब वो चारों चीज़ें आपके पास हैं, देन यू बिकम नॉट ओनली द हीरो ऑफ मैनी पीपल, बट यू स्टे यंगर, ब्यूटीफुल। बस लेकिन फिर चारों का बैलेंस नहीं कर पाते ना। अब पैशन होगा तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्रिएटिविटी होगी तो पैशन नहीं होगा। कभी कभी सोल ही गायब होती है उन सब चीज़ों में। इन चारों चीज़ों को किसी स्कूल में अभी तक पढ़ाया गया ना? पढ़ाया जा रहा है वो फिजिक्स जिसको अभी। अरे सर, हमारी तो इतने साल की उम्र हो गई, हमें आज तक नहीं पढ़ा इतने पॉडकास्ट कर लिए, अभी तक नहीं पढ़ा। आज आपके सामने बैठी हूँ तब मुझे पता चला कि अच्छा ये 4 चीज़ें हम लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आपका कोई भी सोसाइटी इन्हीं चारों चीज़ से चल रही है। कोई भी परिवार इसलिए मर जाता है जब चारों चीज़ें नहीं होती। आप बहुत सारे परिवार को देखोगे जिनमें करोड़ों रुपए आए, लेकिन कुछ साल बाद बर्बाद हैं। बहुत सारे लोगों के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, आप देखेंगे एकदम बर्बाद है, कुछ भी नहीं उसके बाद। कई लोगों को आप जानते हैं कि कितने बड़े घरानों में पैदा हुए, छोड़ के देश को भाग गए। उनके पास बॉडी तो थी, उनके पास माइंड भी था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद पैशन ही नहीं था, उनके पास सोल ही नहीं था। यानी कि वो स्पिरिट को नहीं जी रहे, प्राण शक्ति को नहीं जी रहे, अपने मिशन को ही नहीं जी रहे। किसी के पास मिशन बहुत है, वो ये कहता मैं बीमार हूँ,
वो अपनी बॉडी पे काम नहीं कर रहा। तो वो ये ये- कहता है कि बॉडी बीमार है। एक आदमी के पास बॉडी बहुत अच्छी है, वो बाउंसर बन गया, दिमाग वो से परेशान है, वही किताब आज ना, एक भी नहीं पढ़ रही। वो चारों एक चीज हो ही नहीं पाती है। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपको ट्रेंड भी नहीं किया गया, इसलिए। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किससे करें? चारों बॉडी से चीजों से करें? करो ना। ये भी कोई थोड़ा बात है कि थोड़ा। पहले मैं जब मैं पानी में नहाऊंगा तो पहले सिर पे ऐसा सिर पे पानी आना चाहिए या कोहनी पे आना चाहिए? अरे जब पानी ऊपर से पड़ेगा तो पूरी बॉडी भीगेगी, पूरी बॉडी ठंडे कूलिंग इफेक्ट को एंजॉय करेगी। जब आप ये कह रहे हैं कि जी पावलेपन के सवाल करते हैं हम कि जी मैं कमरे में घुसा हूँ, सर ऐसा कुछ विजन हो सकता है मुझे सिर्फ बाएं तरफ की दीवार दिखाई दे, दाएं तरफ की ना दिखाई दे? भैया अगर आपकी आंखें ठीक है तो सारी दीवारें दिखाई देंगी। तो हम इंसान तो पहले यही पूछेगा ना कि शुरुआत किससे करूं। हाँ, तो चूंकि उसे इतना ही पता कि शुरुआत कहाँ से करूं, तो वो कहता है चलो आज बर्गर खाते हैं, पहले तो बॉडी को ठीक कर लेते हैं फिर बैठेंगे। अबे तू क्या बैठेगा? बर्गर खाने के बाद तेरा दिमाग खराब होगा, तेरे बैक्टीरिया मरल लग रहे, तेरे दिमाग के अंदर अभी सर थोड़ी देर में रुक जाइए। बर्गर खाते हुए थोड़ी देर तेरा मूड अच्छा रहेगा, तू मेरा परा है, और फिर मारपीट होगी। यहीं से देख लेना इसी कैफे में। मेरा मेकअप खराब हो गया। भैया कुछ नहीं काटना, अगर काटोगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। सही है भाई। अगर कोई भी जैसे मेरे जैसा कोई इंसान हो तो ये बोलेगा ना, पहले एक पे फोकस कर लेता हूँ, पहले मैं अपनी बॉडी पे फोकस करता हूँ, योगा करूंगा, एक्सरसाइज वगैरह करूंगा, फिर उसके बाद ये मुझे लगता है ये कनेक्ट है ना एक दूसरे से। सारा अगर आप connect नहीं, एक ही है ये। बॉडी पे काम करोगे तो सोल अपने आप मतलब एक्टिव हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। नहीं, चारों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं मैं गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी चला के आई हो ना आप अपनी, बहुत बढ़िया सी। आपने मुझे ड्राइव करवाया था ना एक बार गाड़ी में, कब जब हाँ जी। बाहर निकले थे। हाँ जी। तो इसका मतलब आप ये कह रही कि जी बस आज मैं जो है फोकस करूंगा एक्सेलरेशन पे, आज मैं ब्रेक पर ध्यान ही नहीं दूंगी, बस एक्सेलरेशन पे ध्यान दूंगी। अरे ये मारा कहाँ है कि सामने दीवार में टूट गई गाड़ी। अरे भैया एक्सेलरेशन पे भी पैर रखना है और आपको ब्रेक पे भी रखना है। ब्रेक से हटाकर आपको क्लच पर भी रखना, और एक हाथ से ऐसे भी चला घुमाना है स्टीयरिंग को, और एक हाथ से आपने गियर को भी चेंज करना सर है। मैं बहुत अच्छे से समझ गई, मुझे चारों पे फोकस करना है। मैं बहुत अच्छे से समझ गई। सर अभी जैसे आपने बताया ना कि चारों चीज़ों पर फोकस करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मुझे एक चीज़ पे पहले मैं फोकस कर लूँ, उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊँगी। जैसे आपने कहा ना कमिटमेंट, तो कमिटमेंट भी मैं अपने हिसाब से करती हूँ कि पहले मैं अपनी बॉडी पे ध्यान रखूँगी, वो तो फिर नेचुरल हो जाएगा। आपका माइंड भी नेचुरल क्रिएटिव सोचने लगेगा, आपके हार्ट में भी नेचुरल पैशन बन जाएगा, और सोल भी नेचुरल है वो। तो मेरे जैसे इंसान तो एक छोटे लेवल पे ऐसे ही स्टार्ट करेगा। नहीं, ऐसा होगा नहीं। अगर आप कह रहे कि जी मैं बॉडी के बारे में सोचती हूँ तो बढ़िया दाल चावल और बढ़िया न्यूट्रिएंट खाती हूँ, हाँ। ठीक है ना, एक्सरसाइज करती हूँ, तो इट डजंट मीन कि आप अच्छे रीडर भी बन गए हैं। आप एक बाउंसर बन सकते हैं, बाउंसर की 12,000 की नौकरी होती है, ठीक है ना। लेकिन कई बार आप एक बहुत अच्छे थिंकर बन सकते हैं, पर पता चला कि आपकी बॉडी बूढ़े समय से पहले बूढ़े मिलेंगे बहुत सारे थिंकर और फिलोसफर्स। वो दोनों से चीज़ें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? कई बार आप लोगों को देखेंगे वो सफलता की चोटी पर पहुंच गए, पर कह रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ होगी और हार्ट पेशेंट हो गया हूँ और मेरा तो बीपी भी बढ़ गया 100 करोड़ कमाते हुए। भैया ये तुम्हारी बीमारी तुम्हारी पाली हुई है। आप 100 करोड़ भी कमा सकते हैं, आप बेहतरीन रिश्ता भी रख सकते हैं, और आप मेंटली स्ट्रांग भी हो सकते हैं, और अपने मिशन को भी पूरा कर सकते हैं। ये आपको किसने पढ़ा दिया? ये याद रखेगा, इस सोसाइटी ने आपको पढ़ा रखा। इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। नो पेन विदाउट गेन एंड नो गेन विदाउट पेन। ये भी बावलों का सेंटेंस है। सारे बावले हैं सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सारे नहीं कह रहा हूँ भैया। नो गेन विदाउट पेन, ये सेंटेंस हारे हुए व्यक्ति का है। देयर इज ऑलवेज गेन इन द लाइफ। या तो आपको रिवार्ड मिल रहे हैं इस दुनिया में, या आपको बेचैनी मिल रही है। यस और नो? वो बेचैनी नहीं है, वो लर्निंग है। हाँ। याद रखिएगा, दो ही चीज में ये यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स अपने बच्चे को, कोई माँ अपने बच्चे को तंग करने के लिए पैदा करती है? नहीं करेगी ना। कोई आदमी बढ़िया सा खाना बना के खुद ही उसमें गोबर डालेगा? नहीं डालेगा ना। तो यार खुद सोचो कि यूनिवर्स ने तुम्हें पैदा किया तो वो तुम्हें सताने के लिए पैदा कर रहा है? अरे जो आपके पास परेशानियां आ रही हैं, जिनको तुम परेशानियां कहते हो, वो सबकी लाइफ में इवेंट आ रही हैं। उनको बस थोड़ा सा उनके ऊपर रोना धोना करके बाहर निकल जाओ इमीडिएटली। आप कहते हैं उनको पकड़े रखूंगा, मेरे साथ ये हुआ था। भैया हुआ था, वो सबके साथ हुआ है, उससे आप बाहर आ जाओ। वो एक लर्निंग थी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में भेजने के लिए एग्जाम था। जब तक वो एग्जाम नहीं होगा आप अगले क्लास के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो जीवन में मैं तो दो ही चीज देखता हूं, या तो रिवार्ड मिलेगा या लर्निंग मिलेगी, या तो
हमें इस पॉडकास्ट पे सफलता मिल रही है या गालियां नहीं है, वो लर्निंग है कि हमें और क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना था। राइट। तो आप लर्निंग को कह रहे हो कि लर्निंग मुझे चाहिए नहीं, रिवार्ड मुझे चाहिए, इससे बड़ा बावलापन क्या है? ये तो वही वाला बच्चा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा, पर प्रॉपर्टी सारी मुझे दे दो, अपने साबे मेरे भाइयों की प्रॉपर्टी भी आप मेरी नाम कर दो, पढ़ूंगा मैं बिल्कुल नहीं और तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। हाँ। तो ऐसे कैसे होगा? लर्निंग किसी और के हिस्से में आ जाए और रिवार्ड आपके हिस्से में आ जाए, नहीं होगा। राइट। सिंपल सी बात है। आपको चारों जगह ध्यान देना है। आपने खाना खाने में 15-20 मिनट लगा दी पूरे दिन में, आधा घंटा लगा दिया, एक्सरसाइज में 1 घंटा लगा दिया, तो 1.5 घंटे में आपकी बॉडी खत्म होगी। अब आप माइंड पे क्या कर रहे हो? बॉडी से माइंड का क्या मतलब है? बॉडी से माइंड का इतनी बात यह है कि आप एक अच्छे जोन में आने के लिए बॉडी को तैयार कर चुके हैं। बॉडी से जो आने वाली निगेटिव थिंकिंग थी वो खत्म कर ली, लेकिन अब इसको इवॉल्व भी तो करो। आप नए रेफरेंसेस को पैदा करो, यहाँ पर नई पहचान को पैदा करो, नए बिलीफ्स को पैदा करो। और नए बिलीफ्स कब पैदा होंगे? जब आप मेंटोर्स के साथ बैठेंगे, नए कोर्स खरीदेंगे, नई किताब पढ़ेंगे, नई ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, नई कहानियां सुनेंगे, नए तरीके से चीज़ों को देखेंगे, नया पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करेंगे, तो आपका माइंड एकदम से तंदुरुस्त रहेगा। वह आपकी बॉडी के साथ मिलकर आपको एक नया जोन देगा। नए जोन में आप नए गोल्स बनाएंगे। लोग हारे हुए जोन में गोल्स बनाते हैं। गोल तब बनाना है जब आपका जोन बढ़िया हो। जिस दिन आप बीमार हो गए उस दिन गोल बना ही नहीं सकते। आप अपने बच्चों को कहने लगे, भाई दुनिया बड़ी खराब है, सोच समझ के चला कर। घर वाला भी, बच्चा भी ये सोचता है, ये बुढ़ा आदमी कहीं या तो कभी ठीक होगा या कभी ये निकल ले तो अच्छी बात है, तो मेरे भी गोल मार रहा है, क्योंकि आप बीमार हो चुके हैं। तो आपका बॉडी से और माइंड का जब तंदुरुस्त हो उस दिन गोल सेटिंग करो। नए साल आ रहा है, नए साल पर गोल सेटिंग तब करनी है जिस दिन आपकी बॉडी पूरी तरह से बढ़िया हो और आपका माइंड बढ़िया हो। और उस समय कागज पर लिखना बैठ 8 घंटे तक अपने 2025-26 के गोल लिख दो, देख लेना। अगर आपका जोन खराब है, अभी आप किसी से लड़के आए हो, कोई और याद आ रहा है, कोई पुरानी घटना याद आ रही है, पेट में आपके कॉन्स्टिपेशन हुआ पड़ा, गैस बन रही है, गैस दिमाग में चढ़ रही है, आप कह रहे अब मैं गोल बनाऊंगा, बना ले। क्या करेगा इस गोल का? जब ये गोल बनेगा, इसके जो बेनिफिट होंगे, उस लाइफ को जब आप देखेंगे, वह आपका पैशन क्रिएट करेगा। वे इमोशन आपके हार्ट में जाएंगी वैगस नर्व के द्वारा। हाँ, वो बताया। ये वैगस नर्व किसी ने नहीं पढ़ी भैया। आपका हार्ट माइंड के साथ पहली इंफॉर्मेशन को लेकर इमोशन क्रिएट करता है, और ये इमोशन यहां भरनी चाहिए। और ये इमोशन अब आपको पीछे से धक्का मारेगी। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, ये आसान है, आसान है, ये तो बातें कर रही है। ये इमोशन आपको धक्का मारेगी, और ये धक्का किस लिए मारेगी ये भी थोड़े दिन के बाद रुक जाएगा। जैसे ही आपके गोल पूरे हो जाएंगे, आप कहेंगे मैंने ये गोल पूरा कर लिया, अब मैं काहे के लिए जीऊं। आप देखेंगे एक कार खरीदने का आपका गोल था, कार आ गई, अब उसके बाद 3 महीने बाद उस कार को आप कपड़ा भी नहीं मार रहे। यही होता है ना। अब उस कार के साथ आपका कोई अटैचमेंट नहीं। पता है इसमें क्यों होता है? क्योंकि आपके पास चौथी चीज नहीं है, मिशन नहीं है। अगर आपका मिशन ये है कि मुझे 1000 बच्चों को इस गोल को पूरा करने के बाद, अपनी लाइफ को बेहतर करने के बाद 1000 बच्चों को भी मुझे एजुकेट करना है, उनकी किताबें देनी, उनके परिवार को कपड़े लत्ते कंबल बांटने हैं, अब आपके मिशन तैयार हो गया ना। अब ये कार का आप ध्यान रखेंगे, भैया मुझे एक एनजीओ में जाना, बच्चों को वो करने, कार को ठीक रखो, एक कार और खरीदो। अब ये कार के साथ भी अटैचमेंट है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ अटैचमेंट है कि कार नहीं भी होगी तब भी आप वहां जाएंगे, और कार है तो बहुत ही बढ़िया है। तो चौथी चीज है आपकी मिशन, जो लॉन्ग टर्म एंड वैल्यू है आपकी। और वो मिशन वो होना चाहिए कि आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो। सिर्फ अपने लिए एग्जैक्टली नहीं, मिशन है का ना? मतलब कभी भी याद अपने रखेगा, लिए नहीं। जो गोल होता है वो सेल्फ गोल भी हो सकता है। Right, हाँ। यानी कि मेरे खुद के लिए है, लेकिन कुछ mission- दिन के बाद सेल्फ उससे हट जाता है। यार क्या करूं इसका, यही तो गड़बड़ हो रही है। आप शादी करते हैं, थोड़ी देर बाद वो लगता है ये तो बावला फंस गया मुझे। लेकिन अगर मिशन है कि मैं अपनी जनरेशन को बढ़िया बनाऊंगा या बनाऊंगी, हाँ। तो ये आदमी मेरे लिए और बहुत सारी चीजें ठीक कर सकता है। एक अच्छा पति नहीं है, लेकिन एक अच्छा कारपेंटर तो हो सकता है। ये एक अच्छा पैसा कमाने वाला तो हो सकता है, क्योंकि मेरा मिशन अब बड़ा है। और मिशन में 2 ही चीज होती है, कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसलिए आप देखेंगे जितने भी लोग पैसे वाले हैं और जिनकी कंपनी लंबे समय तक चलती है, वो कंपनियां हैं जिन्होंने दुनिया की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। चाहे वो दवाई बनाने वाली कंपनी है, चाहे वो कपड़े बनाने वाली कंपनी है। जब जब उन्होंने इस पर गलती करी है, तब तब मार्केट से वो बाहर हो गए। जब तक वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, लोग उन्हें पैसा देंगे। जब तक तुम इस पॉडकास्ट में इनोवेशन दोगी, लोग आपको लाइक करेंगे।
जिस दिन आप वही हो गया कि अब तो ये मेरे सब्सक्राइबर है, देखेंगे ना, उस दिन आप मैच्योर होकर नीचे गिर जाएंगे। जिस दिन आप पक जाते हैं उस दिन गिरना शुरू हो जाते हैं। स्टे ग्रीन ऑलवेज। जिस दिन आप पक गए उस दिन आप पेड़ से गिर गए। इसलिए हमेशा ग्रीन रहिए। और ग्रीन रहने का एक ही सिग्नल है, दैट एवरी डे यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट। कल का दिन कैसा गया है वो आपका बेस, वो आपका आज बेस हो गया, इसके ऊपर कितना बढ़ रहे हो। आज ये बेस हो गया, इसके ऊपर कितना बढ़ रहे हो। इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग लाइफ। अगर ये नहीं है तो गायब हैं आप। थोड़े दिन बाद आइदर यू डिके और आइदर यू ग्रो और यू डिके, या तो आप जीवन में सड़ते हैं या बढ़ते हैं। ये खलील जिब्रान की कहावत है। इन लव एंड लाइफ आइदर वी ग्रो और वी डिके। प्यार में और जीवन में या तो हम बढ़ रहे हैं या सड़ रहे हैं। इन लव ऑल्सो, इन रिलेशनशिप आइदर योर रिलेशनशिप इज ग्रोइंग और डिकेइंग, इट इज नॉट स्टेगनेंट। या तो ये ग्रो कर रही है या डिके कर रही है। लाइफ या तो ग्रो कर रही है या डिके कर रही है। वो हमें फाइंड आउट करना, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। सर जैसे अभी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इस बुक में एक साधारण व्यक्ति की कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि वो बिलियन डॉलर्स की वो कल्पना करता है, वो मैनिफेस्ट करता है और एक टाइम पे आके उसको वो मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं ये चीज़ अपने ऊपर लूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बिलियंस कमाऊँ, मैं अंबानी बन जाऊँ, वो लेवल मैं क्रॉस कर लूँ, लेकिन सेकंड थॉट मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे ये रोक देता है कि नहीं हो पाएगा तुझसे, या ये तेरे बस की बात नहीं है, या फिर नहीं यार उसमें बहुत ये चीज़ें लगेंगी, फैमिली अलाउ नहीं करेगी, या वो पैसे कमाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक तरह से एक मेरा लॉजिकल माइंड ने या फिर एक वॉल क्रिएट कर दी मेरे सामने, एक बैरियर ला के खड़ा कर दिया कि तुम नहीं कर पाओगी, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि मैं वो अचीव कर पाऊँगी। तो इस लॉजिकल माइंड को या फिर इस लॉजिकल वॉल को मैं कैसे तोड़ूँ, मैं कैसे अपने कॉन्शियस माइंड को इस बात के लिए प्रिपेयर करूँ कि हाँ मैं कर लूँगी। इस वर्ड को समझाने से पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, उसका नाम है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है एक रूपता। जब आपका दोनों माइंड एक ही बात को कहें, अगर एक माइंड ये कह रहा है लॉजिकली ये ठीक नहीं है, तो वह चीज़ आपके सबकॉन्शियस ने परसीव नहीं की। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ, ये मैंने शायद पहले पॉडकास्ट में बताया होगा या डिफरेंट पॉडकास्ट में मैं समझा रहा हूँ। आपका जब माइंड की प्रोग्रामिंग या किसी भी चीज़ की किसी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जब आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो वो क्यों करते हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे डाउट आ रहा है और अंदर से आवाज़ आती है ये नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका गोल बनाया था आपने वो बना ही नहीं। अच्छा। या तो ये एग्जिस्ट करेगा या ये एग्जिस्ट करेगा। चूँकि अभी सेल्फ डाउट एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो थोड़ा सा भी है, तो वो पूरी तरह से आपका जो गोल है वो आपके ब्रेन के अंदर प्रोग्राम नहीं हुआ। याद रखिएगा, या तो ये गंगा जल है या ये गंगा जल नहीं है। एक बाल्टी गंगा जल है और एक बूंद यूरिन, वो उसे बर्बाद कर देगा। जैसे ही वो पड़ेगा, अब ये गंगा जल की आइडेंटिटी खो चुका है, यह पीने लायक नहीं रहा। ठीक है ना, इसमें मैं कितना भी गंगा जल डालूं ये पीने लायक नहीं रहेगा जब तक मुझे नॉलेज रहेगी कि इसमें ये एक बूंद कीचड़ पड़ा हुआ है। इज दैट राइट? याद रखिएगा, आपको सबसे पहले NLP जैसी टेक्निक के द्वारा ये इंटरनल डायलॉग को पूरी तरह से म्यूट करना पड़ेगा या इनको रीफ्रेम करना पड़ेगा कि ये आपको एक परमिशन दें। जीवन में आपके पास ब्रह्म की कमी नहीं है। ब्रह्म का मतलब है क्रिएटर। लेकिन जो ये आपके ऑब्जेक्शन है, ये आपके विष्णु है, यानी कि ये आपको परमिशन नहीं दे रहे। इसीलिए आपकी बॉडी उस काम को नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपसे कम एजुकेटेड या आपसे कम पोटेंशियल के लोगों ने आपसे अधिक ऑलरेडी लाइफ बढ़िया कर लिया, यस और नो। अगर अभी चारों तरफ देखेंगे तो आपसे कम एबिलिटी की लड़के लड़कियां जो भी हैं वो आपसे ऊपर पहुंच चुके हैं, मेरे से ऊपर पहुंच चुके हैं, मेरे से कम एबिलिटी के लोग, मेरे गांव के भी। ठीक है ना, इसका मतलब है कि उनमें और मेरे में क्या फ़र्क रहा। मेरा और उनका माइंड एक ही गोल को बना सकता था। ठीक है ना, मेरे और उनकी बॉडी के अंदर भी एक ही तरह की सेल्स हैं। लेकिन याद रखिएगा, माइंड भी एक तरह से काम कर रहा है और बॉडी भी काम करने के लिए तैयार है। बीच में हमारे जो है नर्वस सिस्टम है, जिसको हम विष्णु कहते हैं, ये हमारा ब्रह्म है, ब्रह्मा, ये क्रिएटर है। राइट। बॉडी हमारी एक तरह से मेटाफोरिकली कह सकते हैं कि ये ऊर्जा है इसमें तांडव करने की। तो ये एक महेश का रूप है, हमारे अंदर तांडव करने की पूरी शक्ति है, किसी भी काम में कर देते हैं आप। लेकिन गड़बड़ यह है कि इस आइडिया को लेकर अभी तक ये आइडिया आपके पास नहीं पहुंचा, जिसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो भरा पड़ा है।
वहाँ पर डाउट आ गए हैं। इसे हम परमिशन कहते हैं। आपके पास जो लोग पढ़ा रहे हैं आपको कि एक आइडिया क्रिएट करो और एक्शन लो, एक गोल बनाओ एक्शन लो, एक गोल बनाओ एक्शन लो, और ऐसा लगता है कितनी बढ़िया वीडियो है, आदमी हिल हिल कर बता रहा, एक आइडिया लो, एक ऐसा लगता है भाई इसके ड्रामा देखो कि सुनो, और अंदर से एंग्जाइटी आती है, हाँ भाई गोल बनाऊंगा, नोट कमाऊंगा, अभी उठता हूँ और उसके बाद गिर जाता हूँ। यही हो रहा है ना। पता है उन्हें कुछ नहीं आइडिया, वो सिर्फ आपकी एंग्जाइटी बढ़ा रहा है और अपने ऊट पटांग शब्दों से सो कॉल्ड मोटिवेशन दे रहा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, उसे ये नहीं पता कि गोल बनाकर एक्शन लेना ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। 99.999% लोग जानते ही नहीं है कि आप आइडिया से एक्शन नहीं ले सकते। आइडिया से एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि ये परमिशन नहीं मिलेगी आपकी नर्वस सिस्टम से। अच्छा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में भूखे रहते हैं। एक दिन मैं भी उनके लिए कुछ करूंगी, अब कई बार आइडिया आता है, यस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर नहीं आज हुआ तो वो एक्शन में आ कहाँ रहा है, आ नहीं रहा ना। शाम को फिर आप आराम से बैठ के कहीं गप्पे मार के सो जाते हो, अगले दिन फिर सोचेंगे। लेकिन अगर सोचो क्यों नहीं हो रहा है, बॉडी में तो अभी भी प्लान है ना, दम है ना करने का, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, बताऊं? अगला सेंटेंस सुनिएगा और सोचिएगा कि घर में आज माँ बाप के पास खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है और माँ बाप आज भूखे बैठे और हमारी तरफ देख रहे हैं। क्या अब आप बैठ सकती हो? इट इज द सेम बॉडी, इट इज द सेम माइंड। लेकिन इसमें आपके बीच में, यानी कि इस थॉट को लेकर, इस ब्रह्मा के थॉट को लेकर, इस क्रिएशन को लेकर, इस विचार को लेकर आपकी बॉडी तक जो मैसेज गया है वो इस तरह से गया है, इस तरह से आपको परमिशन मिली कि अब आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी। आप नीचे उतरोगी, भैया मुझे इतने सामान चाहिए, इतने नहीं मैम मेरे पास पैसा, भैया कुछ भी कर, आप समझा लोगी ना। समझ गए मेरी बात? याद रखिएगा, प्रॉब्लम न माइंड की है हमारे पास न बॉडी की है। प्रॉब्लम है हमारे पास परमिशन की किसी भी गोल को पूरा करने के लिए। जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं कि एक एक्शन लो और एक आइडिया क्रिएट करो और एक्शन लो, एक आइडिया क्रिएट करो और एक्शन लो, याद रखिएगा ये बाहर की किताबों के पढ़े हुए मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं काम किया। परमिशन किस चीज पर मिल रही है आपको? सवाल यह है कि परमिशन अगर ग्रांट नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग शादी करते हैं आई लव यू कहकर, थोड़े दिन बाद परमिशन ग्रांटेड खत्म हो जाती है, फिर वो कहते हैं तलाक लेते हैं। वो पहले वाला लव कहाँ चला गया? क्योंकि अब ये जो आइडिया तो अभी तो सेम पर्सन जिसके साथ अब तुम रह रहे हो वो तो आदमी तो सेम है, बिल्कुल ठीक है ना, वो वही आदमी था। लेकिन पहली बार में जब वो आप उसे मिल रहे थे तो आपकी परमिशन थी वहां पर, अब वो परमिशन बंद होगी। यू हैव ऑलरेडी क्लोज द डोर। और ये हर चीज हमारे हर छोटी छोटी चीजों में भी काम हर जगह पर यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गए? आपके पास क्रिएशन ऑफ, मैं अभी क्रिएट कर लेता हूं, मुझे ऐसा है जी मैं तो एक प्लेन खरीदूंगा और एक व्हाइट हाउस खरीद लेता हूं, बन गया ना आइडिया। क्या परमिशन आ गई बॉडी के अंदर? नहीं आई ना। लेकिन अगर एक खबर आ जाए कि आपके घर में ये एक पंगा हो गया है, एकदम से बॉडी उठ जाएगी ना, एकदम से उछल पड़ेगा ना आदमी। अगर आप आईपीएल देख रहे हो और बहुत ये इट्स माय फेवरेट प्रोग्राम कह रही हो और एकदम से खबर आ जाए, किचन में से आवाज आए, बेटा आपकी मदर की, बेटा बच्चे के हाथ में या किसी के हाथ में भैया का हाथ आग पर आ गया है, क्या अब आप आईपीएल देख सकती हैं? नहीं देख सकते ना। इमीडिएटली आपकी बॉडी उछल के पड़ेगी ना। इट इज द सेम बॉडी ना। याद रखिएगा, बॉडी के अंदर जंप करने की, उछलने की पावर है ना। सवाल यह है कि इस आइडिया ने क्या आपकी बॉडी को परमिशन दी है? हाँ, मोटिवेट कर दिया। ये मोटिवेशन है, शब्द मोटिवेशन नहीं है, आपकी न्यूरोलॉजी मोटिवेशन है। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं गोल को पूरा करना चाहती हूँ, अंदर से आवाज आती है कि मैं बिलियनर बननी चाहती हूँ, लेकिन आवाज आ रही है तो मैं यही तो कह रहा हूँ, परमिशन अभी कहाँ मिली है आपको? वो परमिशन को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यही तो सवाल है। अब इस परमिशन को लेने का मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने इस पोस्टमैन को, इस पाइप को इतना क्लियर कर लें कि जो यहाँ पर आप सोच रहे हैं उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी बॉडी में जाए। दो लोगों का मैंने जिक्र किया, एक आपके पेरेंट्स है और एक दुनिया के लोग हैं, बूढ़े लोग, वो भी भूखे हैं और आज पेरेंट्स भूखे हैं। बताइए आप किसके लिए काम करेंगे? पेरेंट्स के। याद रखिएगा, ये इंटेंसिटी आपकी बॉडी को उठाने के लिए, काम करवाने के लिए तैयार है। उस समय आपकी भूख मर जाएगी। उस समय आपके एंजॉयमेंट के लिए जो चारों तरफ आपके पास किसी क्लब से आपको इनवाइट मिला हुआ है कि शाम की पार्टी यहाँ, आप कहेंगे छोड़ो पार्टी नहीं देंगे, नहीं करेंगे, आज मुझे ये काम करना है। नहीं तो याद रखिएगा, जिस दिन ये इंटेंसिटी नहीं हुई आप उस पार्टी में जाएंगे। यही तो गड़बड़ हो रहा है।
जो आपके गोल हैं उसकी इंटेंसिटी तो क्रिएट ही नहीं करवाई जा रही है, फिर आप अपनी एबिलिटी को कैसे क्रिएट कर लेंगे? आपकी बॉडी के पास तो या तो एबिलिटी है या एबिलिटी वो क्रिएट कर सकती है। कई बार आपने ऐसे बिहेवियर कर दिया जिसको कभी आपने सीखा नहीं, इमरजेंसी आई तो कर दिया, यस और नो। आपने ऐसी जगह से गाड़ी निकाल दी जहां से आप अगर अपने विजडम जोन में होती तो नॉर्मल नहीं कर सकती थी। आपने बहुत सारी आइडियाज को, एक्शंस को नहीं सीखा, पर कोई मुसीबत आई मार्केट में, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने कुछ ऐसी बात कह दी और आपने कहा यार मैंने ये कैसे कह दी। याद रखिएगा, योर माइंड एंड बॉडी हैज क्रिएटेड अ न्यू एबिलिटी। सवाल यह है कि उस समय आपकी इंटेंसिटी क्या है इस सिचुएशन को हैंडल करने की। यू हैव ऑल द टाइम ऑल द एबिलिटीज और यू कैन क्रिएट देम। इसीलिए मैं ये कहता हूं हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। किसी काम को किसी आदमी ने किया है तो ये पहला रेफरेंस मेरे लिए काफ़ी है कि मैं भी इस काम को करना सीख सकता हूँ। एक आदमी ने पैसा बना लिया तो मैं पैसे को बनाना सीख सकता हूँ। एक आदमी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया तो मैं भी इस एबिलिटी को सीख सकता हूँ, क्योंकि रेफरेंस तो आ गया ना एक। बिल्कुल राइट। सवाल ये है कि क्या मैं उसको सीखना चाहता हूँ और उसे सीखने के लिए क्या मेरे पास उतनी इंटेंसिटी है, तीव्रता है। उस इंटेंसिटी को तो ना हम लोग जनरेट नहीं कर पाते ना। कर सकते हैं, वो हो ही नहीं पाता है। यही तो गड़बड़ हो रही है। इंटेंसिटी के लिए मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूं, बार बार सभी लोगों को बोल रहा हूं, याद रखिएगा, जीवन में समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी एबिलिटी को लगाकर आप किसी गोल को पूरा करें और उस गोल के जो रिवार्ड हैं, उन रिवार्ड्स को कोई और काम, उन रिवार्ड्स को कोई और इमोशन पूरा ना कर पाए तो आप इस काम को पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, एक माँ है, उसके बच्चे का पैर टूट गया, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मान लेते हैं, खून बह रहा है। अब वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, डॉक्टर के लिए चिल्लाएगी, सड़क पे खड़ी होकर हाथ देगी, भैया रोको रोको रोको, हाथ जोड़ देगी किसी को, ठीक है ना, क्योंकि वो इस बच्चे का पैर ठीक करना चाहती है और उसे पता है पैर ठीक होने के बाद इसे कुछ शांति, सुख मिलेगा। यस और नो? बिल्कुल। इस सुख को दुनिया की कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। कोई शराब नहीं कर सकती। उसे कहेंगे अरे छोड़ो ना अम्मा, 1 करोड़ रुपए ले लो, निकल लेने दो उनको, ले लेगी वो 1 करोड़? नहीं लेगी ना। यानी कि इससे आने वाला जो आनंद है, इससे आने वाला जो सेलिब्रेशन है, उसके इंटरनल जो सेल्स के अंदर, उसके अंदर जो हार्मोन निकलेगा उस खुशी का, उस खुशी को किसी और चीज से रिप्लेस कर सकती है वो? नहीं। जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन आप इस अपने गोल को पूरा कर लेंगे। गड़बड़ ये होगी कि वो इंटेंसिटी रिप्लेसेबल बना ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम नहीं मिली तो कोई और देखूंगा। सही बात है, और क्या। तो इसका मतलब है रिप्लेसेबल है ना, तो फिर रिश्ता चलेगा ही कहाँ? रिश्ता तो क्रिएट हो गया। या तो फिर आप इसके पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करो, भाई मेरा तुम्हारा रिश्ता इन रूल्स पे चलेगा। आजकल रूल्स बनी रहे, ये बार्टर है हमारा और ये रिश्ता चलेगा, फिर हम कभी भी बाहर आ जाएंगे। जीवन में याद रखना, जब भी आपके गोल जो बन रहे हैं उसमें अगर आप स्पेशल एबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? सर मैं उस दिन बहुत खुश महसूस करूंगा, वो तो तू 2 रॉयल स्टेक के पैक लगा के भी कर लेगा, इतना क्यों काम कर रहा? वो कहता हाँ जी, मज़ा तो उतना ही आता है, यही तो करेगा उसके बाद भी। लेकिन अगर आपने ये कह दिया नहीं सर इसलिए पैसा कमा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दिस लाइफ टू माई फादर, और वो मैं 2 पैक से नहीं दे सकता। 2 पैक से मैं किसी और चीज़ को एंजॉय कर सकता हूँ, पर जो फादर को मैं, उसकी सफरिंग को मैं या उसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो उससे ही पूरा होंगी, तो आप कर लेंगे। अगर उसकी वो चीज़ रिप्लेसेबल किसी और चीज़ से होगी और वो इजीली अवेलेबल है तो आप उसे करेंगे, इसीलिए आपके गोल बदल जाते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी होती है, इसमें मुझे क्या क्या अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने मुझे क्या क्या अपने थॉट्स, या आप तो खैर एफर्मेशंस के लिए जो थोड़ा मना करते हैं कि एफर्मेशन, मना नहीं करता हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर वही वाली बात है, आप आधे आदमी को एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में? नहीं। यू नीड द होल चाइल्ड इन लाइफ और द हाफ चाइल्ड, होल चाइल्ड ना। तो अफर्मेशन तो आधा है ना, 1/3 है। अफर्मेशन तो ये कह रहा है कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग, करते रहो, तोते बन जाओ, एक तोता पाल लो।
सवाल यह है कि इसमें विजुअल कहाँ है, इसमें फीलिंग कहाँ है। VAK 3 चीज़ें चाहिए माइंड को पूरे एक्साइटमेंट में जाने के लिए। और वहाँ पर भी गड़बड़ कर रहे हो आप। अफर्मेशन में भी आई एम रिच, अंदर से माइंड कह रहा बावला मत बना। रिच आदमी अंतिलिया में रहता है, 21 मंजिला है, तू कहाँ रहता है? वो कहता है मैं 8वीं फ्लोर पर रहता हूँ, 1 BHK है, 3 महीने से किस्त नहीं गई। तो फिर आई एम रिच हो गया। तो खुद ही आप गड़बड़ कर रहे हो। अफर्मेशंस के बारे में मैं आपसे आगे भी जानूंगी। और जैसे हम लोग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप इसमें टाइम मैनेजमेंट को मानते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो होता ही नहीं, ये तो पागलों का एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब बेचा गया इंडियंस को। सर किसी को तो आप ठीक कह दीजिए। कोई तो हो ऐसा इंसान कि हाँ ये मार्केट में सही बिक रहा है। ये बिल्कुल ही गलत बिक रहा है। जीवन में आप कितना भी टाइम मैनेज कर लो, 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं कर सकते, नंबर 1। और जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता। लिख लो ना इसको। ओह अच्छा। एक आदमी मुझे पढ़ा रहा था टाइम मैनेजमेंट। मैंने अपनी बेटे से कहा मुझे इस समय मीटिंग लेनी है। मेरा बेटा 1 मिनट बाद आया। मैंने उसको कहा कि पहले 5 बैठक लगाइए, आपने 1 मिनट का टाइम तोड़ा है। बिकम द, मैंने बहुत देर तक मैं सुनता रहा। मैं धीरे से, उन्होंने कहा समझिए ये होता है टाइम मैनेजमेंट। मैंने कहा सर कभी आपको पेचिश लगी है, दस्त लगे हैं? उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा प्रायोरिटी मैनेज हुई थी कि टाइम मैनेज हुआ था? नाउ माई टाइम इज ओवर, इट इज़ 2 मिनट एक्टिविटी। या पूरा करके आए थे पूरा 15 मिनट बाद। तुम कह क्या रहे हो? जीवन में प्रायोरिटी मैनेजमेंट होती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, व्हाट इज अर्जेंट पर नहीं जाएंगे। जीवन में कभी भी पढ़िएगा एक कॉन्सेप्ट को, मेरे लिए अर्जेंट क्या है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जीवन में आप प्रायोरिटी को मैनेज किया जाता है। पर हम अपनी प्रायोरिटीज भी नहीं डिसाइड कर पाते ना। प्रायोरिटी कई बार आप डिसाइड करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके पास 10% प्रायोरिटी ऐसी हैं जो आप कभी भी आपके हाथ में नहीं आती। आप घर से बाहर निकले, अचानक आपके बाहर अगला टायर जो है फ्लैट हो गया, बस्ट हो गया, अब क्या करेंगे? ऑब्वियसली टायर के लिए मैं उसको तो अभी आप तो टाइम मैनेज कर रही थी, अब प्रायोरिटी मैनेज क्यों कर रही हो? हाँ, ये बात भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी को मैनेज करिए, और जो उस प्रायोरिटी को मैनेज करने के बाद जो समय बचता है उसमें आप बाकी अर्जेंट चीज़ों को करिए। हम क्या करते हैं, अर्जेंट चीज़ों में टाइम खराब कर देते हैं। आज मुझे बिल जमा करना, ये पहले भी हो सकता था और कोई और भी कर सकता है। मेरे फ्रेंड ने कहा, जो एक कर्नल थे, उन्होंने एक ही बात बताई। उन्होंने कहा राम जीवन में प्रायोरिटी को भी नहीं, अपनी इमोशन को देखो सामने। आप उन जिन कामों को कोई और आपके लिए कर सकता है उन्हें दूसरों को दो, और जिन कामों को सिर्फ तुम कर सकते हो उन्हें तुम करो। किताब पढ़कर आनंद सिर्फ तुम ले सकते हो, खूब पढ़ो। माँ के साथ बैठकर सिर्फ तुम आनंद ले सकते हो, तुम्हारे एवज में कोई और नहीं बैठ सकता। जब तुम खेल रहे हो तो तुम खेल सकते हो, तुम्हारे लिए कोई और नहीं खेल सकता। यहां से आपको एक खूबसूरत वर्दीनेस मिलेगी इंटरनल वर्ल्ड में। बाकी चीजों को कोई और मैनेज कर लेगा। हाँ, मैं रिलेट कर पा रही हूँ अपनी किन्हीं किन्हीं चीज़ों से जो मैं करती हूँ, ऐसा कि जो कोई और दूसरा काम भी कर सकते हैं लेकिन उस काम को मैं ही करना चाहती हूँ या फिर मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ। इसलिए प्राथमिकताओं को मैनेज किया जाता है। मेरी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता नंबर 1 है, आपकी बेहतर सेहत होनी चाहिए। बेहतर सेहत होनी चाहिए। सेहत होनी चाहिए हर रोज। आप अपनी हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटी लें। ठीक है। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, आपकी सोशल कनेक्शन बढ़िया होने चाहिए, आपकी पर्सनल कनेक्शन बहुत अच्छे डेवलप करने चाहिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। फिर पैसा भी आ गया तो क्या करोगे? आपके पास फाइनेंशियल जितने भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको पूरा आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी मेंटल एंड इमोशनल जो आपकी प्राथमिकता है उनको कितना पूरा कर रहे हैं। आपने टाइम मैनेज कर लिया, एल्जाइमर के पेशेंट हो गया 52 साल की उम्र में, करोगे क्या? लोगों से पूछोगे, डिमेंशिया आपको हो गया, फिर लोगों से पूछ रही अपनी गली में, भैया ये मैं कौन हूँ और ये किसका घर है? ठीक है ना? पता चला कि आपका कोई दोस्त घूम रहा, आपको ये पूछेगा ये कौन है? ये तो वही आपका दोस्त है जी, रामलाल। आपके तो कौन रामलाल? तो यही तो हालत हो रही है लोगों को। फिर आप अपनी स्पिरिचुअल गोल्स की जो प्रायोरिटी है उनकी बात करिए। जब आप इन प्रायोरिटी की बात करेंगे तो आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आपके पास प्रायोरिटी कुछ नहीं है लेकिन समय को आप मैनेज कर रहे हैं। समय को आप मैनेज कैसे कर लेंगे? समय आपके हाथ में आ सकता है, पकड़ के बैठ सकते हो समय को आप। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड हाथ से निकल रही ना। सवाल यह है कि उसमें आप अपनी प्रायोरिटी को कितना पूरा करती जा रही हो। समय को मैनेज कर, आपका फोकस ही गलत जगह जा रहा है। प्रायोरिटी के ऊपर आपका मैनेज है, इस प्रायोरिटी को मुझे यहाँ तक पूरा करना है। आपका एग्ज़ाम फरवरी में आ रहा है,
अब मेरे पास प्रायोरिटी है, समय को मैनेज नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रायोरिटी को पूरा कर रहा हूँ कि मुझे ये मैथमेटिक्स निपटाना है, उसके बाद मुझे इतना और पढ़ना है, इतनी बार रिपीट करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट में नहीं आएगा? अब जैसे टाइम मान मैनेजमेंट लीजिए- नहीं है, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। अब जैसे टाइम तो आपको सिर्फ फोकस का पता है कि इस टाइम तक ये पूरा करना है। हाँ, मैनेज प्रायोरिटी को करना है। ओके। टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो? नहीं नहीं, उस समय आप प्रायोरिटी की जगह आप दारू भी तो पी सकते हो अपना होमवर्क के अलावा। हाँ सही। प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ना। हाँ। आप फोकस को कैसे बदल रही हो? आप ये कह रहे हो कि गाड़ी चलाते हो, सामने वाला तेज से निकले, नहीं आपके पास ब्रेक है, ब्रेक लगाओ पहले। उसकी कोई गारंटी नहीं हो तेज से निकले आपकी तरफ आए। ओके सर, ये जो टॉपिक पे हमने बात की फेथ इन योर एबिलिटी, बहुत डिटेल में बात किया, बहुत मज़ा आया आपसे इस टॉपिक में बात करके। और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी क्लैरिटी हो गई होगी कि अपनी एबिलिटी पे हमें कितना फेथ रखना है और उसको कैसे अपने पैटर्न में, अपने डेली लाइफ में, अपने थॉट में उसको लाना है। इसका सेकंड जो अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टाइटल है वो है हमारा ऑटो सजेशन। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऑटो सजेशन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ऑटो सजेशन के लिए, ऑटो सजेशन है क्या? देखिए, ऑटो सजेशन बेसिकली जो हमारे इंटरनल डाउट आते हैं, वो लोगों ने जब तक ये किताब लिखी गई थी तब तक माइंड इतना ही पता था कि ऑटो सजेशन या हमारे जो डाउट हैं वो हमारे सिर्फ ऑडियो में आते हैं। मुझसे ये नहीं होगा, आई कांट डू इट, हे भगवान अब मेरा क्या होगा। जब से ये किताब लिखी गई है तब से हमारा माइंड बहुत इवोल्व हो चुका है। ये हमारे माइंड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। जब हम ऑटो सजेशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली एक इंटरनल आवाज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल, माई गोल इज़ टू अर्न मेक मनी, माई गोल इज़ टू मेक गुड हेल्थ, माई गोल इज़, और आई एम अट्रैक्टिंग मनी। ये आवाज़ें हैं, हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, इसके द्वारा माइंड आपका बिल्कुल प्रोग्राम हो जाएगा। पर इसके लिए हो सकता है कि आप 6 महीने लगा दें, 1 साल लगा दें, 2 साल लगा दें। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसी अप्रोच को ले रहे हैं जिसमें आपको समय ज़्यादा लग रहा है। आप दिल्ली से मुंबई 2.5 घंटे में चले जाते हैं, हाँ, ठीक है ना, ठीक है। और उसका नाम है एरोप्लेन। पर आप ये कहें कि एरोप्लेन तो है सर, पर मैं तो कार से जाऊंगी, तो फिर आप तैयार रहें कि आप 24 घंटे लगेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। आप ट्रेन से जाएंगे तो 12-15 घंटे लगेंगे। लेकिन एरोप्लेन से भी हो सकता है कि 2 दिन लग जाए। आप कहें मैं दिल्ली से पहले गोरखपुर जाऊंगी, वहाँ से मैं कलकत्ता की फ़्लाइट पकड़ूंगी, और वहाँ से फिर डिब्रूगढ़ की पकड़ूंगी, डिब्रूगढ़ से फिर मैं जयपुर की पकड़ूंगी, वो हफ्ते में 1 बार चलती है, और वहाँ से मैं फिर मुंबई जाऊंगी। तो ये आपकी विजडम के ऊपर है। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो टाइम मैनेजमेंट तो अभी भी आप कर लेंगी कि 1 हफ्ते बाद पकड़ें, लेकिन आप कभी अपनी प्रायोरिटी को मैनेज नहीं कर पाए। समझ गए? राइट। गड़बड़ ये हो गई कि जब आप ऑटो सजेशन करते हैं तो आप अपने माइंड को नहीं जानते। मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, NLP, हार्ट कॉन्शियसनेस ये सब पढ़ाता हूँ। जीवन में याद रखिएगा, जब आप किसी आदमी से 20 साल बाद मिलते हैं ना, तो आप उसको पहचान जाते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा नाम भूल गई। कई बार 2 घंटे बाद भी भूल जाते हैं, कई बार पार्टी में वहीं का वहीं भूल जाते हैं। क्या नाम बताया था आपने? पता है क्यों भूलते? क्योंकि वो आवाज़ आपकी, वो नाम आपकी आवाज़ में पड़ा था। तो जो हमारे पास ब्रेन के पास जो ऑडियो है वो सबसे कमज़ोर होती है, और आप ऑडियो से माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि आप सबसे कमज़ोर रस्सी से अपनी कार को खींच रहे हो, और वो भी पहाड़ पर ले जा रहे हो। रस्सी कभी भी टूटेगी, कार नीचे आ जाएगी। दूसरी चीज़ है क्या है, कई बार आप लोगों से कहते हो कि नाम भूल गए, पर मैं तुम्हारा चेहरा याद है, क्योंकि चेहरा जो है विजुअल में पड़ा था। इसलिए जब आप ऑटो सजेशन करें तो विजुअलाइजेशन क्या है, विजुअल्स कहाँ है आपकी इमेजिनेशन में? द वर्ड इज विजुअलाइजेशन, द फुल फॉर्म इज विजुअल्स इन योर इमेजिनेशन। यानी कि इंटरनल इमेजिनेशन जो आपकी है, जो सेल्स हैं आपके पास, जिनको आप न्यूरॉन कहते हैं, उनमें क्या क्या इमेज पड़ी है, वह ज़्यादा दिन तक चलेंगी। ऑडियो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ऑडियो का भरोसा मत करिए। अब इसके बाद विजुअलाइजेशन करिए, और विजुअलाइजेशन यानी कि वो विजुअल्स ही भी कई बार आंचल देखोगे आप गायब हो जाते हैं। अरे यार, मैं इससे ये तो पहचाना सा लग रहा, ये कौन है यार? यानी कि विजुअल भी अब ब्लर्ड हो गए। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी तो आज भी चला सकते हो, क्योंकि वह मेमोरी आपकी मसल्स में गई है। इसे हम काइनेस्थीसिया कहते हैं। यह हमेशा परमानेंट रहेगी। इसलिए जो भी चीज़ आप परमानेंट करना चाहती हो अपनी लाइफ में, अपने ब्रेन में, उनकी फीलिंग्स को अपनी बॉडी में ले आओ। इसीलिए कहा जाता है फीलिंग्स आर द रियल लर्निंग, नॉट द विजुअल्स, नॉट द ऑडियोज। जब आप ऑटो सेशन की बात करें तो अगर आप ये कह रहे हैं आई एम अट्रैक्टिंग मनी, इसे बढ़िया तरीके से आवाज़ को सुने, और उसके बाद आई एम अट्रैक्टिंग मनी का जो पिक्चर बननी चाहिए
उसे बनाना शुरू करें, दैट यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पीपल एंड दे आर गिविंग यू, कि आप मेरे जीवन में वैल्यू ऐड करिए, मेरे लिए प्रोडक्ट बनाइए, मेरे लिए नौकरी करिए, मेरे लिए जॉब करिए, मुझे सर्विस दीजिए, और आप अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए उन्हें अट्रैक्ट कर रही हो। और उसे अट्रैक्ट करने के बाद वह जो पैसा आ रहा है, अब देखना शुरू करें कि उस पैसे से आपने एक घर खरीदा है, उसमें माँ कैसे एंटर कर रही है, बाबूजी का कमरा कौन सा होगा, भाई का कमरा कौन सा होगा, स्विमिंग पूल कहाँ होगा। और जब आप उसे करते करते एक विशेष जोन में जाएं, इस समय आपकी मसल्स में ये पूरी तरह से परमिशन से होते हुए आपके शिव पार्ट पर, आपके महेश पार्ट पर, आपके तांडव करने के लिए अब बॉडी अपनी सेल्स के अंदर प्रोग्रामिंग कर चुकी है। आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपकी बॉडी प्रोग्राम ना हो जाए, क्योंकि एक्शन तो आपकी सेल को लेना है, जो बॉडी को लेना है। तो ऑडियो से जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी पर कुछ फर्क पड़ा हो, लेकिन याद रखिएगा इसी मोमेंट में आप 6 महीने के लिए आई एम अट्रैक्टिंग मनी को कह रही हो, मैंने तो अभी 30 सेकंड में पूरा भी कहीं गेम खेल दिया। क्या कि भाई आप इतना विजुअलाइज करें कि वो जो मैं पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे वो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट हो रही है, इनकी डिटेल्स में जाना शुरू करें। और फिर उसके रिवार्ड को जिएं कि ये रिवार्ड आएंगे, ये मुझे आवाज़ें सुनने को मिलेगी। आपकी मदर कह रही है बेटा यू आर माई हीरो, यू आर सच ए डिजर्विंग गर्ल, ठीक है ना, यू आर अट्रैक्टिंग द वंडरफुल पीपल इन योर लाइफ, यू आर अट्रैक्टिंग द वंडरफुल फ्यूचर, यू आर लिविंग दिस लिविंग दैट। एंड उस समय जो इमोशन को आप जी रहे हैं वह आपकी जेनेटिक लेवल पर अपने नए एक्सप्रेशन को इम्प्रिंट कर रही है, जिसे हम जेनेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। वह आपकी ग्लैंड्स को नए तरीके से प्रभावित कर रही है। इसलिए जितना भी पैसा और सक्सेस है वह एक हार्मोनल फिनोमिना है। अब ये टर्म कौन सी है सर? आप इतनी टर्म यूज़ करते हैं ना, मेरे को तो हर बार ये था कि ये वाला भी पूछ लो, ये वाला भी पूछ लो, लेकिन मैं जहाँ जहाँ आपको टोकूंगी ना, लिटरली मुझे ऑडियंस से गालियाँ पड़ने पड़ेंगी इस बात के लिए। तुम पहले सर को कंप्लीट करने दो। लेकिन जो आपने ये टर्म यूज़ की, क्या क्या बोला अभी आपने? हार्मोनल फिनोमिना। हाँ, तो अभी योर मनी लाइज इन योर हॉर्मोन्स। अच्छा, अगर वो हार्मोन नहीं है तो नहीं है। आपको पहले समझना होगा कि हमारा माइंड और बॉडी और हमारे रिजल्ट कैसे काम करते हैं। आपने यहाँ पर पिक्चर देखी, सामने एक टाइगर है या एक कोबरा है, ठीक है, आंखों ने कोबरा को देखा, हाँ, पिक्चर बना ली, ये डेंजर है। डेंजर हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड्स ने पकड़ा और उसने आपकी ग्लैंड्स को ये कह दिया कि तुम अपना काम रोक दो, अच्छे हार्मोन को निकालकर इस समय आप डर का हार्मोन निकालो। और वो डर का हार्मोन कोर्टिसोल आपकी सेल पर जाएगा और एकदम से आप हिलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, मारपीट करेंगे। यस और नो? बिल्कुल। याद रखिएगा, अगला काम है, इसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी मूव करेगी, हाँ, वो उस टाइगर से नहीं कर रही, वो कोबरा से नहीं कर रही, उस हार्मोन से कर रही है जो रिलीज हो रहे हैं और आपकी बॉडी को इस समय धक्का देने के लिए तैयार है। अगर आपने पैसे का गोल बनाया और आपकी ग्लैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यह मात्र एक सत्संग हो रहा होगा जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर दे रहे हैं, एनएलपी ट्रेनर बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारी टीचर कहते रहते हैं तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, कोई फ़र्क पड़ रहा है इस सेंटेंस से? अगर आपका बीपी 200 आ गया, मैं कहूँ आपको अपना नॉर्मल बीपी करना चाहिए, आप ये कहेंगे सर कितनी बढ़िया बात करी, 100 हज़ारों लोग बैठे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, बच्चा किताब पढ़ रहे हैं, किताब में ग्रंथ में लिखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा सर क्या लिखा है? लिखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने फिर पूछ लिया क्या लिखा है? वो ग्रंथ उठा के मारा, अबे ये लिखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो? जीवन में याद रखिएगा, आपकी सफलता के लिए जो गोल यहाँ बनाए हैं उनकी परमिशन ग्रांटेड आपकी ग्लैंड्स को हुई है नहीं है। उस ग्लैंड्स ने वो हार्मोन निकाले कि नहीं निकाले जो तुम्हें समय से पहले उठा दे और देर तक सोने के लिए आपको एनर्जी दे और थकान ना क्रिएट हो। थकान आपकी हार्मोनल है, थकान आपकी हार्मोनल है। कई बार आप नहीं थकते हैं, किसी मनपसंद आदमी के साथ 8 घंटे 10 घंटे बैठकर भी ऐसा लगता है यार इतनी जल्दी जा रहे हो, और कई बार ऐसा लगता है कि 5 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है किसी के साथ, थकान का महसूस करते हो, सर में दर्द होने लगता है। यस और नो? इट मीन्स प्रॉब्लम उस आदमी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके परसेप्शन और ग्लैंड्स में है। यानी कि उस आदमी के साथ आपके ग्लैंड्स टायर्ड फील कर रही हैं और उन्होंने वो हार्मोन निकाल दिए जो इस समय आपके अंदर बेचैनी क्रिएट कर रहे हैं और आपका दम घुट रहा और कहते हैं भाई मुझे छोड़, मैं चल रही हूँ।
दूसरे आदमी के साथ वही परसेप्शन बदल जाता है, आपकी ग्लैंड से डिफरेंट तरह के हार्मोन निकालते हैं एंड जिससे आपकी सेल एक टाइम डिस्टोर्शन के मेथड को यूज करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता 6 घंटे हो गए बैठे हुए। ऐसा नहीं हो सकता हम थोड़ा सा और डिले कर लें और बैठ जाएं। इसका मतलब यह है कि यही तो इमोशन आपको अपनी सफलता के लिए भी चाहिए कि आपकी ग्लैंड्स क्या आपको। कई बार लोग कहते हैं सर सफलता के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो अफर्मेशन करना चाहिए? अब एक सामने गुरुजी बैठा होता है, सुबह 4 बजे उठ के करना चाहिए। अबे बावले 24/7 करना चाहिए। राइट, आपको जोन में रहना है। एक माँ कभी ये सोचेगी कि बेटे का अभी पैर दर्द हो रहा है, पैर की हड्डी टूट गई है माँ के बेटे की, क्या वो सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटे के लिए सोचेगी हे भगवान इसे ठीक कर दे? वो 24/7 जोन में रहेगी। आप एक जोन क्रिएट करिए किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, वो 24/7 होगा, तभी आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पक्का होगा। नहीं तो सेल्फ डाउट। आप कह रहे हैं कि मैं 1 घंटा तो ये कहूँगा आई एम अट्रैक्टिंग मनी, और 23 घंटे में ये कहूँगा हे भगवान क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। 1 घंटे के लिए आप पॉजिटिव रहेंगे और 23 घंटे के लिए आप बीमार माइंडसेट के साथ रहेंगे। पता नहीं कौन क्या पढ़ा रहा है। भैया 24/7 अपने जोन में रहिए। और काम क्या है आपका? आपका बच्चा बीमार है, 24/7 आपको सोचते रहना है ये कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। माँ कभी अपने बच्चे की टाइम को नहीं भूल सकती दवाई देते हुए कि ये टाइम हो गया दवाई दे रही हूं। वो 24/7 जोन में है। जीवन में आप किसी भी चीज को पाने के लिए उस जोन को क्रिएट करिए। आप कहते हैं नहीं वो जोन में क्रिएट करूंगा सुबह 3 बजे उठकर बस 1 घंटे के लिए। क्यों? ये तो वही वाली बात है। हम शादी हमने करी है, मैं पत्नी के साथ बस पति पत्नी के जो खूबसूरत प्यार है वो 30 मिनट के लिए क्वालिटी टाइम दूंगा। एक क्वालिटी टाइम नहीं होता, याद रखिए, क्वांटिटी टाइम होता है। बावलों का एक और सेंटेंस आ गया। देयर इज नो क्वालिटी टाइम, देयर इज ए क्वांटिटी टाइम। रिश्तों में क्वांटिटी टाइम चलता है, क्वालिटी टाइम नहीं चलता। आपका छोटा बच्चा वो कहेगा पापा आई वॉन्ट टू प्ले विद यू, ओके योर क्वालिटी टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो कहेगा तू बावला है क्या, माँ बाप है कि क्या क्वालिटी टाइम का मैनेजर है? मुझे तो 2 घंटे और खेलना है। लाइफ की एक पहली पहचान होती है क्वांटिटी टाइम। क्वांटिटी में देना होता है आपको जितना उसे चाहिए। आप कह रहे हैं मैं क्वालिटी टाइम में प्यार करता हूँ वाइफ को, हस्बैंड को। क्या कर रहे हो तुम? मैं क्वालिटी टाइम में फादर हूँ और बाकी टाइम में क्वालिटी टाइम नहीं होता, क्वांटिटी टाइम होता है। ये भी सेंटेंस आपको बांटा गया है, दिया गया है। 24/7 क्वांटिटी में रखिए टाइम को कि मुझे ये गोल पूरा करना है। उस समय आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका एक्टिवेट हो गया। अब वो आपका कंट्रोल ले लेगा। आपको 24/7 वही आइडियाज आते रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग बंद। और फिर वो जो क्वांटिटी है फिर वही क्वालिटी भी बन वही तो क्वालिटी है। योर क्वांटिटी ऑफ द टाइम इज द क्वालिटी ऑफ टाइम। राइट राइट राइट। योर क्वालिटी ऑफ टाइम इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम। करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा तो अभी तो कई लोग तो इस बार मुझे भी गाली देंगे, क्योंकि वो कहेंगे यार तुमने मेरा बिलीफ तोड़ दिया। 20 साल से मैंने बना रखा था। और फिर क्वालिटी टाइम में भी तो ये होता ना, बस हो गया ना, अभी इतना आधा घंटा हो गया ना तो दिमाग तो सारा उसी में रह गया। क्वालिटी टाइम दे रहे हो तुम उसे क्वालिटी भी कहाँ दे रहे हो? कैसे दे देंगे आप क्वालिटी जब आपकी रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी है? उसमें क्वालिटी कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो होल होगा तभी तो उसमें क्वालिटी है। होलनेस भी तो एक क्वालिटी है ना, और होलनेस है नहीं। इस पॉडकास्ट को बीच पर बैठे हैं हम। चलो अब लेट अस स्टार्ट आवर क्वालिटी टाइम। सीधा बीच। अच्छा राम सर एक बढ़िया सी पोएम सुना दो, हम होंगे कामयाब। ओके नाउ आंचल, योर क्वालिटी टाइम इज ओवर। वो कहेगी ओवर? यही तो हो रहा हमारे साथ। सब हम कॉन्सेप्ट बेचे हुए खा रहे हैं, उनके ऊपर कभी हमने ये नहीं लगाया ये बोल क्या रहा है। आपको कह दिया कि कौवा सफ़ेद रंग का होता है, देख काला रहे हो, सोच मान ये रहे हो नहीं कि वो सफ़ेद होता है, देख काले वाला कौवा रहे हो, सफ़ेद होता ही नहीं। इसीलिए वसीम बरेलवी की एक लाइन है जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है। आँख कहे है दिन निकला है, दिल ये कहे है रात, भला मैं मानूं किसकी बात। हर एक आदमी की यही प्रॉब्लम है, दिल कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, और उसमें कह रहा है किसकी बात मानूं। किसी की भी मानोगे तुम तो बटे हुए हो। डिसइंटीग्रेटेड लाइफ ही तो जी रहे हैं सब लोग। मन कुछ कह रहा, दिल कुछ और कह रहा। खुद तुम अपने आप देख लेना जीवन में।
करने को कुछ और मन कर रहा है, सोसाइटी के रूल्स के कुछ और करने पड़ रहे हैं, कर कुछ और रही हो, अब तो 3 हो गए। तो सर फिर किसकी माननी चाहिए, कैसे करना ये चाहिए? है आपके लिए हमेशा याद रखिएगा, डिसीजन समय के अनुरूप होता है, टाइम अपॉर्चून होता है। अच्छा, डिसीजन ये होता है कि अगर इस समय मुझे किसकी अगर सुननी है? ठीक है ना, इस समय अंधेरा हो चुका है, मेरा परिवार मेरे सामने है और किसी आदमी ने कहा झूठ बोलो, सूरज पश्चिम में निकलता है। मेरा डिसीजन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सूरज में पूरब में निकलता। मैं कहूँ नहीं भाई साहब पश्चिम में निकलता है, वो पागल लोग हैं जो पूरब में कह रहे हैं। ठीक है जी, समय के अनुसार होता है डिसीजन। इस समय की नीड क्या है, इस समय व्हाट नीड्स टू बी डन क्या है, व्हाट आई नीड पर डिसीजन नहीं होगा। आप ये कह रही मैं चांदनी चौक में 100 की स्पीड से गाड़ी चलाऊंगी, इट्स माई डिसीजन। ये वो तय करेगा, समय तय करेगा, सिचुएशन तय करेगी कि आपको यहाँ पर क्या करना है। वो ये कहता है नहीं, इट्स माई लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, इट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, यहाँ पर उसकी भी लाइफ है जो सड़क पर है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो हाउ कैन यू डिसाइड द सिचुएशन, द ओवरऑल परिस्थिति डिसाइड करेगी, उसमें आपकी उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, उस चॉइस में आपकी बेस्ट चॉइस क्या है जिसमें दूसरे के राइट्स को आप एक्सप्लॉइट ना करें और अपने काम को करके ले जाएं। यह आपका डिसीजन है। तो ये जो अफर्मेशंस होते हैं ये हमें 24/7 करने जी चाहिए, नहीं। उसे जीना चाहिए ना। उसमें जो आप सोचे, जैसे कि मैं अगर पैसे कमाना चाहती हूँ या फिर मैं कमा रही हूँ, तो उस जोन में मुझे सोचना है उसको। सोचना नहीं है, एक जोन क्रिएट करना है। हाँ, एक जोन क्रिएट करना है, उस जोन में मुझे रहना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। आपकी एक आइडेंटिटी है, यू एक महिला हैं आप। ये जोन के आप महिला है, ये आइडेंटिटी आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है, बाकी टाइम में कुछ और है, या आप 24 पैसा में पता है कि मैं एक महिला हूँ और आप उसी वैल्यू को जीती हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। हर टाइम आपके दिमाग के अंदर एक वैल्यू चल रही है ना, एक रूल चल रहा है ना। हाँ। क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, मैं ये हूँ, यस और नो। और अगर मैं कहता हूँ सिर्फ आप 1 घंटे के लिए महिला का रोल करेंगी, तो उस टाइम में एक रामलीला तो कर लेंगे आप कि 1 घंटे के लिए आप महिला बन गई और बाकी टाइम में आप महिला नहीं हैं। ठीक है ना। तो वो रियलिटी कौन सी है, दूसरे वाली आ गई। तो 1 घंटे के लिए तो आप कह रहे हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूँ, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। बाकी आप कौन है? 24/7 इस जोन में क्यों नहीं है? और वो जोन कब आएगा? जब आपके माइंड के अंदर इतने सारे न्यूरल पाथवेज, जिनको आप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जिनको आप सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट्स कहते हैं, वो इतने गहरे बन जाएं कि आप उसके साथ आइडेंटिफाई करने लगे। यानी कि आप और आपका गोल एक हो जाए, दो ना हो। आपका गोल आपको अपनी तरफ कब खींचेगा? जब वो और आप एक हो जाएं। जब तक आप ये कहेंगे ये मेरा गोल है, आप पूरा नहीं करेंगे। मैं और मेरा एक गोल एक ही है, यानी कि यू आइडेंटिफाई विद योर गोल। जैसे आप अपने भाई के साथ, मैं अपने बेटे के साथ आइडेंटिफाई करता हूं, उसका दर्द मेरा दर्द हो जाता है। मैं किसी और आदमी के दर्द को अब नहीं सहन कर फील करता हूं जितना मैं अपनी बेटी के दर्द को, अपने बेटे के दर्द को महसूस करूंगा। यस और नो? बिल्कुल। इसका मतलब इसे हम आइडेंटिफाई कहते हैं। यानी कि मैं उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं उस दूसरे आदमी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं। वो जेल में जा रहा, जाने दो। याद रखिएगा, जब आप अपने गोल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, इससे आने वाले रिवार्ड्स और इसके ना आने से आने वाले पेन्स को आप क्लोजली देखते हैं, उस दिन आपका इसके साथ एक गोल्डन थ्रेड, एक सुनहरी धागा आपके साथ बंधता है। वह धागा आपको गाइड करता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ पे प्रायोरिटी पूरी करो। उस दिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, उस दिन सिर्फ आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, मैनेज नहीं करते, एंजॉय करते हैं। याद रखिए, गोल को अचीव करना संघर्ष नहीं, एंजॉयमेंट है। और जिन्होंने संघर्ष बना रखा है वो इसीलिए मोटे हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है जब तक वो गोल पे पहुंचते हैं, बेकार हो जाते हैं। वो कहता है गोल तो पूरा कर लिया, बाकी जीवन में कुछ बचा नहीं। और गाना एक ही बचता है उनके लिए, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, अबे बावले पहले मिल लेता। ये तो आपकी लाइन इतनी सुपर्ब है ना। मजा आ जाता है ये लाइन सुन के। अब लग रहा है पॉडकास्ट हो गया बढ़िया। इसमें जैसे हम लोग ऑटो सजेशन की बात कर रहे हैं, अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, उस जोन में रहने की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक मैं समझती हूँ या मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्क्रिप्टिंग भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे कि अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आप उसे एक पेपर पे लिखिए क्लियरली, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं ऐसी जिसमें लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिकली लिखो, लॉजिकली लिखो, क्लियरली लिखो कि तुमको ये क्यों चाहिए, कितने बजे तक या कितने टाइम तक तुमको ये चीज़ चाहिए, वो स्क्रिप्ट करो, लिखो। तो क्या ये भी हमें उस अपने गोल को अचीव करने के लिए स्क्रिप्टिंग काम आती है? ये काम करेगी, और लेकिन अगर आती है तो उसमें हमें क्या क्या लिखना चाहिए कि तुम ये लिखो, क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितने टाइम तक तुम्हें चाहिए? नंबर 1, इसमें हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे आप।
फ्यूचर इंडेफिनिट में कभी नहीं लिखेंगे। लिखना है। मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, इस गाने से बचना जीवन में। मैं तो बच गई हूँ। हम Last होंगे podcast कामयाब में तो- एक दिन, याद रखिएगा। इसमें कहीं आपकी इमोशन ही नहीं है, right. वो दिन कहीं और है, तुम कहीं और हो। तो इसमें लिखेंगे इस समय मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं इस गोल को पूरा कर रही हूँ, इस गोल के आने वाले रिवार्ड्स को मैं माता जी को मैं ये दे रही हूँ। इस साल में, आने वाले इस महीने में, इस साल में मैं पिताजी को ये जीवन दे रही हूँ। यहाँ पर ये जब जीवन मिल रहा होगा और ये चीज़ें होंगी, उनकी डिटेल्स भी लिखें। और वो उन्हें लिखने के बाद वो लिखने उस कागज़ को आप यूँ समझिए कि ये कागज़ स्क्रिप्ट जरूर है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये मात्र 1% काम कर रहा है अभी। यहाँ से इसे पढ़कर आप आंखें बंद करें और उस लाइफ को जब आपके फादर जी रहे हैं उस पूरी की डिटेल को लेना शुरू करें। उस समय उनकी ड्रेस क्या होगी, उस समय वो आपसे क्या कह रहे होंगे, बेटा यू आर माई हीरो, आई फील प्राउड टुडे कि मेरा फ्यूचर अब सेफ है, मेरा बुढ़ापा सेफ है, ठीक है ना। उस समय आप वो किस जगह पर रह रहे हैं, उनके कलर्स क्या हैं, उस समय की खुशबुएं क्या हैं, उस समय का टेस्ट क्या है, उस समय की फीलिंग्स आपकी क्या है। जब आप इसमें गहराई तक खोएंगी और अगले 15-20 दिन तक इसको गहराई से खोकर अपने न्यूरल पाथवे को इंसुलेट कर देंगी, यानी कि अब उससे ये फीलिंग्स डिस्चार्ज नहीं हो सकती। इसको माइलिन इंसुलेशन कहा जाता है। टैलेंट कोड नाम की किताब में पढ़िएगा। माइलिन इंसुलेशन, माइलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारी इमोशंस के तारों के ऊपर एक इंसुलेशन बना लेता है। अच्छा। अगर ये इंसुलेशन नहीं बना तो आप इस बीच में इसे छोड़ देंगे क्योंकि आपका करंट तो डिस्चार्ज हो चुका है। एक वायर है, अगर उसके ऊपर रबर नहीं है तो उसको कहीं से भी टच होते ही वो अर्थिंग हो जाएगी, यानी कि वो डिस्चार्ज हो गया। इसीलिए उसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, रबर चढ़ाई जाती है। ये एक हार्मोन होता है माइंड के अंदर। कभी इस हार्मोन के बारे में भी मुझे लगता है पहली बार ही आपने सुना होगा, माइलिन, MYELIN, कभी भी गूगल कर लेना। टैलेंट कोड में इसका नाम है। यानी कि जब आप किसी भी इमोशन को, विजुअलाइजेशन को डीपली जीना शुरू कर देते हैं तो पहली बार में जब आप विजुअलाइज करते हैं कि मैं अपने गोल्स को पूरा कर रही हूँ, ये लाइफ दे रही हूँ और इस समय दे रही हूँ, तो उस समय ये फायरिंग हो रही है, 2 न्यूरॉन्स की फायरिंग। इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में फायरिंग कहते हैं। ये फायरिंग हुई है। कल फिर आप बैठी, फिर आपने उसे विजुअलाइज किया, फिर फायरिंग हुई, फिर तीसरी बार बैठी, अब ये वायरिंग होगी, लेकिन फिर नहीं किया, फिर टूट गई। फिर आपने करना शुरू किया, फिर ये वायरिंग हुई, फिर किया, फिर वायरिंग होगी और अब ये वायरिंग पक्की हो गई, लेकिन अभी भी ये कमज़ोर है क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं हुआ। फिर आप 20-21 दिन तक या वीक में 2 बार इसे रेगुलरली करती जा रही हो। अब वो जोन बनता जा रहा है कि 24/7 आपका दिमाग कब आएगा। अब इसके ऊपर वो आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन इसके ऊपर एक हार्मोन इंसुलेट करेगा, हार्मोन इसके ऊपर इंसुलेशन बना लेगा। उसको हम माइलिन इंसुलेशन कहते हैं। माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। द वर्ड इज माइलिन शीथ, SHEATH। इसका मतलब है माइलिन इसके ऊपर चढ़ चुकी है और इसके अंदर जो इमोशन बह रही थी वह पूरी हो चुकी है। आप अपनी मदर के लिए प्यार जो है, पापा के लिए जो रेस्पेक्ट है, किसी दोस्त के लिए जो आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर माइलिन शीथ हो चुकी है, इसीलिए आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता ऐसा है कि उसने वो गलती करी और माइलिन शीथ नहीं हुई तो आप तोड़ देंगे। लेकिन अगर माइलिन शीथ होगी तो आप कई बार समझाएंगे भाई रिश्ता ना तोड़े, अच्छा मैं ही दब जाती हूँ क्योंकि मैं इस माइलिन शीथ की एक तरह से कैद में आ चुकी हूँ। ये बढ़िया भी और ये गलत भी है। कई बार जो आपके एडिक्शन है वो माइलिन शीथ हो चुकी है उनके ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। आप विल पावर से कैसे तोड़ देंगे इसको, जब तक कि आप इंटरनल वर्ल्ड में इस शीथ को हटाएंगे नहीं, इस इंसुलेशन को हटाएंगे नहीं। ऐसे तो कितने पैटर्न बने हुए हैं हमारे माइंड में। तो यही तो बने हुए हैं। आप कहेंगे कि मुझे खाने में सिर्फ पराठा चाहिए या नान चाहिए तो वो माइलिन शीथ बन रहा है। उसी टाइम पर मैं कहूँगा कि भाई मुझे तो एक फ्रूट चाहिए, वो भी उसकी जो छिलका है वो भी उसके ऊपर हो तो मैं तो उसे खाऊंगा। अब बंदा ये सोचे कौन से वाले को हटाऊं, क्योंकि दिमाग में इतने सारे वायरिंग इतनी कनेक्ट। याद रखिएगा, इसीलिए प्रायोरिटी की बात करता हूँ, मैनेजमेंट की बात नहीं करता हूँ, विल पावर की बात नहीं करता हूँ। विल पावर तो होती ही नहीं। यहाँ आ गई ना प्रायोरिटी बात कि आपको पहले अपनी प्रायोरिटी क्या है। मैंने 5 लाइफ दी ना आपको, आपकी सेहत की प्रायोरिटी क्या है। इमीडिएटली मेरे सेहत की प्रायोरिटी तय करेगी कि मैं इस समय क्या खाऊंगा और किस चीज़ को मना कर दूंगा। मेरे रिश्तों की प्रायोरिटी तय करेगी कि मैं किस आदमी से किस तरह से रिलेट करूं और उसको कैसे बचाऊं, फिर अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल आ रही है, या उसको कैसे छोड़ूं अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो, या समझाऊं। मेरे इमोशन की और मेंटल हेल्थ की या वेलबींग की क्वालिटी ये तय करेगी कि मुझे किस इवेंट को कैसे लेना है, किस इवेंट में मुझे डिप्रेशन में जाना है या नहीं जाना है, मुझे सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट करना है, ये मेरे सोशल प्रायोरिटीज़ तय करेंगी। मुझे पैसा कमाना है, बचाना है, बढ़ाना है और उसे फिर
डोनेट करना है, उसका यूज़ करना है सही जगह पर, ये मेरी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ तय करेंगी। अगर ये प्रायोरिटीज़ नहीं है और अब आप कह रहे हैं आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ, झूठ बोल रहे हो सर आप। यू आर लिविंग योर मिजरीज, यू आर लिविंग इन ए कंसिस्टेंट फियर, क्या होगा क्या नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आपका पैर एक्सेलरेशन पर है, ब्रेक पर नहीं है। तो जीवन में प्रायोरिटीज हमें ये भी बताती हैं कहाँ एक्सेलरेट करना है कार को और कहाँ ब्रेक मारनी है। तो सर हम लोग इसी को कंप्लीट करते हैं, जब ये आप माइलिन इंसुलेशन की बात कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने आपको बीच में टोक दिया था ना। देखिए जीवन, याद रखिएगा, मैं इसको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो बीच में रुक गया था। आप जीवन में कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, इसे मैं दोबारा समझाता हूँ। इस बार मैं दूसरी तरफ से समझाता हूँ। अचानक जब आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ऐसा लगता है अरे ये तो वो आदमी मिल गया जो यही कह रहा है जो मैं करना चाहती थी। अरे ये मुझे गेस्ट अच्छा मिल गया पॉडकास्ट के लिए। अरे यार मुझे ये बहुत अच्छा मिल गया, ठीक है ना। मुझे तो एक अच्छी किताब भी मिल गई, मुझे अच्छी एक सीरीज भी मिल गई। यस और नो, ये ऐसे ही नहीं मिले। ये चीज़ें पहले भी थी, पर पहले आपका फोकस यहाँ नहीं था। ये यूनिवर्स में चीज़ें पहले भी थी, सब चीज़ें, फोकस नहीं था। फोकस क्यों नहीं था? कि आपके माइंड के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो ये तय करता है कि मुझे किन चीज़ों पर इस आदमी के फोकस को बनाए रखना है। लेकिन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कौन जागृत करता है? उसे जागृत करता है आपकी ब्रेन सेल। अब ब्रेन सेल को कौन जागृत करता है? अब इधर से उल्टा लेते हैं। अब मैं बार बार विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मुझे ये लाइफ चाहिए, मुझे ये मेरे पार्टिसिपेंट चाहिए, मुझे ये एजुकेशन चाहिए, मुझे ये अपना लाइफ स्टाइल चाहिए। यस और नो। और इसे मैंने माइलिन इंसुलेशन कर दिया है, खूब बार बार बैठ कर, और मैं उसी जोन में जी रहा हूँ। आपने देखा ना, पॉडकास्ट से 5 मिनट पहले भी मैं क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। हाँ जी, बिल्कुल किताब पढ़ रहा था ना, गट एंड इम्यून कनेक्शन। और उससे पहले मैं क्या कर रहा था? लोगों को मेरे जवाब दे रहा था जो मेरे पार्टिसिपेंट के सवाल थे फटाफट। क्या मुझे एक भी मिनट का बर्बाद करने का मौका मिला? नहीं। पता है इसको कौन करवा रहा था? मैं नहीं कर रहा था, इसको मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कर रहा था कि वो कुछ मैसेज है उनका जवाब दे दो। किताब आपके बैग में पड़ी, जब तक ये सेटअप हो तब तक आप एक पेज पढ़ लो। वही प्रायोरिटीज आ गई कि पहले आपको ये करना है। यस, इसे कौन तय करता है? जब आप अपने पूरे के पूरे गोल्स को और गोल्स के आने वाले बेनिफिट को, उनकी इमोशन को जीना शुरू कर देते हैं, तो एक टाइम के बाद आपकी जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन सेल्स है, आपके जो न्यूरल पाथवे हैं, आपकी जो स्क्रिप्ट है, ये आपके अगले डिपार्टमेंट को इस खबर को भेज देती है कि हमारे लिए ये चीज़ जरूरी है। उस डिपार्टमेंट का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो हायर डिपार्टमेंट है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब आपके सारे फोकस को बदल देगा। आपके पास हजारों लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, सडनली आपको एक आदमी ऐसा लगेगा कि इससे मुझे कनेक्ट होना चाहिए। आपको बहुत सारी किताबें रखी होंगी, अचानक ऐसा लगेगा वो किताब आपने उठा ली। आपको बहुत सारी बातें याद लोगों की सुनाई दे रही होंगी, लेकिन अचानक एक आदमी से कहोगे अरे आपने क्या बोला भैया? यानी कि अचानक आपको वही विज्ञापन, वही चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जिनकी ज़रूरत है इस गोल को पूरा करने के लिए। वही लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। लोग वो पहले भी थे और लोग अभी बहुत और भी हैं, लेकिन आपका फोकस कौन तय कर रहा है? पता है? आप कहेंगे ये यूनिवर्स कर रहा। नहीं, मुझे भी यही कहना पड़ता है कि यूनिवर्स में ऐसा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस समय आपकी 5 सेंसेस बाहर हैं और 5 सेंसेस अंदर हैं। जैसे आप विजुअली बाहर मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप इन आंखों से देख पा रहे हो, लेकिन इस समय आप ताजमहल को और लाल किले को, किसी टेम्पल को भी देख सकती हो। वो इंटरनल विजुअल है। इस समय आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, लेकिन इस समय आप राष्ट्रीय गान को भी सुन सकते हो। आपकी मदर हेलो कैसे बोलेगी वो सुन सकती हो, वो इंटरनल ऑडियो है। इस समय यहाँ के टेम्परेचर को फील कर रही हो। इस समय आप उस गोल की आने वाली इमोशंस को भी फील कर सकती हो कि ये सेलिब्रेशन मुझे मिलने जा रहा है। टेस्ट और स्मेल भी है दो, उन्हें छोड़ देते हैं। तो 3 बड़ी सेंस बाहर और 3 बड़ी सेंस अंदर को कौन कंट्रोल करे कि मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊं? इसे 24/7 कहते हैं। ये वो जोन है। 24/7 आप एक बेटी का रोल अदा कर रही है। इस समय भी अगर एक कॉल आ जाए, बेटा मैं परेशान हूं, एकदम से आप उठ जाए, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ पापा? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। याद रखिएगा, जब आप इस 24/7 के जोन में होंगे तो आप उस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे। 24/7 का मतलब ये है।
4/7 ये नहीं कहना आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गुड डॉटर, आई एम ए गुड डॉटर, आई एम कहने की कोई जरूरत नहीं. यू आर ऑलरेडी माइलन शीत हो चुकी है. जब तक कि एक रिश्ते में बहुत कड़वाहट नहीं आए तब तक आपके अंदर ये बेचैनी हो जाएगी कि अगर माँ या पापा दुखी हैं तो एकदम से आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे. और जब अगर जैसे कड़वाहट आ जाती है तो वो एकदम माइलन शीत तो खराब होती है. जीवन में रिश्ता क्या है? कुछ भी नहीं है. रिश्ता क्या है? ये माइलन शीत कितनी स्ट्रांग है और इसे कौन दूसरा आदमी तोड़ तो नहीं रहा. क्योंकि मान लेते हैं एक माइलन शीत, एक नेटवर्क बन गया, ये फायरिंग बन गई मेरे और मेरे एक दोस्त के बीच में, मेरे और मेरी पत्नी के बीच में, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में एक माइलन शीत बन गई है और ये पक्की हो गई है. और मुझे पता है ये माइलन शीत इसलिए बनी है कि ये आदमी मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए अच्छा रहूँगा. ठीक है ना. लेकिन अचानक उस आदमी ने कुछ ऐसे बिहेवियर करने शुरू करे कि इस माइलिन शीत के लिए, इस नेटवर्क के अलावा उसका एक नेटवर्क और बन गया मेरे दिमाग के अंदर कि वो ये भी कर रहा है. तो मैं उसे समझाऊंगा भाई तू मेरा है, ऐसा ना कर. आई एम योर वाइफ, आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर फ्रेंड, ऐसा ना कर. क्योंकि मैं इस माइलिन शीत को जीना चाहता हूँ. लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका एक नया माइलिन शीत यानी कि एक नया इंसुलेशन यानी कि एक नया नेटवर्क बनाता जा रहा है. तो अचानक आपको डाउट आ जाएगा ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है. एंड सडनली ये माइलिन शीत अपनी पावर को खो देगा. इसीलिए आप बीच में अपनी एबिलिटी को होते हुए भी अपने गोल से अलग चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है ये गोल ठीक है कि ये गोल ठीक है. इसीलिए याद रखिएगा जब आप अपने गोल पर जाते हैं कभी भी ऊट पटांग लोगों की आवाज़ें मत सुनिए, वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा क्योंकि आपका वो दूसरा नेटवर्क ना बन जाए कहीं. एक तरफ तो आप कह रहे मैं शादी करूंगी और दूसरी तरफ कह रहे कि नहीं शादी जी का जंजाल है. बताइए दो नेटवर्क एक साथ कैसे रहेंगे? जिस दिन शादी में उस आदमी ने कुछ गड़बड़ करी आप कहेंगे ये वाला नेटवर्क ठीक है, शादी जी का जंजाल है. ये होता भी है. यही होता है. इसीलिए मैं कहता हूं आदमी डिसइंटीग्रेटेड हुआ पड़ा. आंख कहे है दिन निकला है और दिल ये कहे है रात. दो नेटवर्क में हो गई आपकी सुबह से रात. इन्हीं दो नेटवर्क की वजह से बिगड़ गई सारी बात. तो हमें एक ही कनेक्शन बनाने के लिए उसके लिए बिल्कुल, या तो आप इधर रहिए या इधर रहिए. एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आई लव यू और एक तरफ कहते हैं आई डाउट यू. या तो आप प्यार कर रहे हैं या डाउट कर रहे हैं. सर आपके एग्जांपल हमेशा इन्हीं सब लड़के लड़कियों पे क्यों होते हैं? ये दो ही तो आदमी जनरेशन मुझे मिली. अब तीसरे वाला कोई मिलेगा तो उससे भी उसको भी इंक्लूड करूंगा. हाँ भाई, या तो मेरा ये इस पॉडकास्ट को लड़का सुन रहा है या मेल सुन रहा है या फीमेल सुन रही, तो उनको समझ में आएगा. हाथी एक घोड़े भी सुनेंगे तो मैं कल कह दूंगा एक काला हाथी था एक रामू घोड़ा था. ओह माय गॉड, अमेजिंग पॉडकास्ट रहा सर. और मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा. और जैसे हम लोग बुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी आगे की बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उस पर भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. और बहुत मज़ा आया सर. मेरे को इतनी सारी चीज़ें मैं हर बार आपको बोलती हूँ. आई ओपनिंग पॉडकास्ट था, लॉजिकल पॉडकास्ट था और बहुत मज़ा आया मुझे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सर.